ये रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना ऑनलाइन में जो लोग वो दिखा रहे हैं। ओके सर, मॉर्निंग आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टैक्सेशन का क्लास है और टैक्सेशन में हम लोग लास्ट वीक नहीं, कल यस्टरडे आप थे नहीं, कॉलेज में था। कल हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया, एकदम फ्रेश टॉपिक, बेसिक्स का ही है इनकम टैक्स में, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है इनकम टैक्स में, इन सिंपल अगर कहा जाए तो, कि किसी इंसान से अगर हम लोगों को टैक्स लेना है, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स लेना है। ऐसे मैं लास्ट दिन बता रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोगों से कितना कमाता है, यानी हमसे ही कमाएगा और कहाँ से कमाएगा। ठीक है, जो देश का पॉपुलेशन है उनसे ही उनको इनकम होता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी ना खुद कमा सकता है। पब्लिक पब्लिक का इनकम ही गवर्नमेंट का इनकम होता है। तो पब्लिक अपना इनकम का कुछ हिस्सा टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट को देता है, और गवर्नमेंट ये कंपलसरीली पब्लिक से चार्ज करता है। पब्लिक को क्या है ना, अगर ना देना पड़े तो सबसे बेहतर है ना। लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, रूल बना के, थोड़ा ताकत दिखा के, रूल का ताकत, ठीक है, पावर दिखा के जबरदस्ती लेता है। जबरदस्ती तो है, नहीं देने से मुश्किल करता है। इसलिए इंट्रोडक्शन का जो टैक्स का एकदम पहला क्लास था, उसमें मैं नोट्स लिखाने के टाइम पे दिखाता रहा हूँ कि कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी, कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। व्हाट इज इनकम टैक्स? इनकम टैक्स क्या है कि कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। लॉ में रह के अगर आप कंपलसरी टैक्स लेते हो तो इसी को इनकम टैक्स या टैक्स कहते हैं। टैक्सेशन का मतलब यही है। टैक्स का मतलब होता है चार्ज। ये एक लातिन फ्रेज है, चार्ज। चार्ज से आया है टैक्स, माने टैक्स जो वर्ड है ये लातिन है, इसको इंग्लिश में बाद में किया गया चार्ज। तो बेसिकली ये टैक्सेशन वर्ड इस तरह से है। टैक्स का जो नाम है, ये टैक्स वर्ड इंडियन वर्ड भी नहीं है, इंग्लिश वर्ड भी नहीं है, लातिन फ्रेज है। लेकिन क्या है ना, अंग्रेज लोग यूज करता था और हम लोग उनको फॉलो करते हैं, बस आदत सा हो गया। ऐसे देसी भाषा में टैक्स को क्या बोलते हैं, कौन बोल पाएगा? इंडियन लैंग्वेज में टैक्स का क्या नाम है? एनीवन? ट्राई करोगे? सर आपका अजब गजब सवाल का जवाब हम लोग नहीं दे सकते। टैक्स को क्या बोलते हैं? तो हमारे देश में टैक्स तो पुराने दिनों में था लगान। लगान। लगान हिंदी में बोलता है लगान, और बंगाली में क्या बोलता है? खाजना। खाजना কে বলছিল, খাজনা কেউ বলছিল? কিরে বাঙালিরা বলো, खाजना वाले खाजना। एक बचपन में एक बंगाली गाना होता था, जैसे बंगाली माँ, जो माँ होते हैं वो अपने बच्चे को सुलाने के टाइम पे ये गाना यूज करता है। जैसे वो सब ना, मेरा बच्चा सो जाओ, तो ये गाना होता है ना, तो बच्चा मतलब घूम पड़ा नहीं गाने वाले इसको, ठीक है। तो उसमें एक गाना का लाइन होता था जो एक टाइम पे बहुत चलता था कि खोका घुमा लो पाड़ा जुड़ा लो बोर्गी एलो देशे, শুনেছিস? খোকা ঘুমালো পাড়া জোড়ালো বর্গি এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে। देयर इज अ वर्ड खाजना, ठीक है। बोर्गी माने मराठा। उस टाइम में मराठा बंगाल को अटैक किया था। पुराना, बहुत पुराना बात है, 1000 साल पुराना बात होगा, 500 700 साल पुराना बात है। तो एक कहावत थी बंगाल के, मतलब चप्पे चप्पे में ये बात फैला हुआ था कि मराठा ने अटैक किया बंगाल के राजा को, तो अब अटैक करके बंगाल के राजा को मार दे दिया। तो उसको यहाँ का लोग बोलता था बोरगी, ठीक है। बोरगी, बोरगी माने मराठा, मराठा का जो सेना होता था उनको बोरगी बोलता था। या फिर बोरगादार माने जो बेसिकली, ठीक है, तो वो बेसिकली जमीन को हड़प लेता था। तो जमीन को हड़प के यहाँ का लोकल लोगों को बोलता था कि तुम लोग काम करो और बदले में हमें खाजना दो, ठीक है। ये सिस्टम, खजना माने टैक्स, समझ रहे सर? और जैसे हिंदी में लगान। सर बचपन का वो घूम पड़ा नहीं गान में भी टैक्स का बात है। हाँ, और लोग बोलते हैं टैक्स क्या है, हमको समझ में नहीं आता। सर कहाँ का बात कहाँ जोड़ देते हैं ना, मुझे पता भी नहीं होता है मैं क्या जोड़ता हूँ।
कोई प्लान नहीं रहता है, वो तो बात करते करते याद आता है मेमोरी में। हाँ फिर जुड़ जाता है। इतना सोच के थोड़ी आता, स्क्रिप्ट बना के वो मूवी की तरह नहीं होता है मेरे से। चलो स्क्रीन शेयर किया नहीं, अच्छा। पाड़ानी मासी पीसी मोदेर बड़ी शो, ऐसे भी एक गाना है सुभाष चंद्र बोस का, माँ उसको एक ही गाना सुना था, घूम पाड़ानी मासी पीसी मोदेर बड़ी शो। रिसेंटली 23 जनवरी था तो सुभाष बोस का गाना सुन रहा है, सुभाष बोस का फेवरेट सॉन्ग, उसमें ये गाना घूम पाड़ानी मासी पीसी। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का चलो एक बार फटाफट रिकॉल कर देते हैं, और तेज साहब आपका भी रिकॉल हो जाएगा, रिकॉल नहीं आपका थोड़ा सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो फटाफट सुनो, और फिर होमवर्क डिस्कस करेंगे, और फिर न्यू टॉपिक बहुत सारा है वो भी डिस्कस करेंगे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस पे कल मैं आपको जो बताया था वो चीज़ ये था कि सर देश में अगर टैक्स लेना है ना पब्लिक से, तो जिससे भी टैक्स लेंगे उसका एक रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूव करना होता है। तो इंडिया में कितना दिन रहने से आपको रेसिडेंट माना जाएगा? नॉर्मली देखो जो यहीं पर रहते हैं उनके लिए ये बात आम बात है, क्योंकि उसका लागू हो ही जाएगा, है ना। जैसे बेसिक रूल कहते हैं कि इंडिया में अगर आप 182 दिन से ज्यादा रहते हो, मोर देन 182 डेज इन एनी प्रीवियस ईयर, तो आप ऑटोमेटिकली इंडिया का रेसिडेंट हो जाते हो। अब जो लोग, हम लोग जैसे, ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना, हम लोग घर की मुर्गी है ना, दाल बराबर। लेकिन मानो कोई ऐसा है जो फॉरेन से इंडिया में आया है, पढ़ने के लिए हो सकता है, काम बेसिकली इनकम करने के लिए, ठीक है। तो जो बंदा फॉरेन से इंडिया में आ रहा है और यहाँ से इनकम करके फिर फॉरेन चला जाता है, तो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है जो फॉरेनर होगा, जरूरी नहीं है कि कोई कोई फॉरेन फॉरेन में रहता हुआ इंडियन सिटीजन, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, बात समझ रहे हो। तो वो लोग भी इंडिया में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं, तो इनका भी रेसिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ता है। तो ये सब चीजों के कारण ये सब सिस्टम डेवलप हुआ है कि भाई कैसे पता लगेगा कि कोई इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं। नहीं, वेरी गुड सर। मतलब देखो अगर कोई इंडिया से बाहर चला गया, ऑब्वियसली अगर 182 डेज वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है। वेरी सिंपल, मानो जैसे उसका सवाल है कि कोई यहाँ का है, 2 साल से जॉब करने के लिए इंडिया से बाहर चला गया, इंडिया से एक पैसा नहीं कमाया, तो इंडिया को टैक्स देना है? आंसर इज नो। वो जिस कंट्री में रहता है उस कंट्री को टैक्स देना है। लेकिन मानो वो बीच बीच में आता है, ठीक है, तब नंबर ऑफ डेज का एक कॉन्सेप्ट रहेगा, तब नंबर ऑफ डेज का एक कॉन्सेप्ट काम करता है। बता, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंडियन सिटीजन जब इंडिया के बाहर से आता है ना, तो इसके लिए एक रूल होता है सर, इसके लिए रूल अलग होता है। 120 डेज का एक रूल होता है, मैं आज बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। 120 डेज का एक रूल है, ये रिसेंटली एडिशन हुआ है। इनकम का भी एक लेवल होता है, 15 लाख या उससे कम, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ खिचड़ी, ठीक है। तो खिचड़ी पकाएंगे, बट इससे पहले कल का क्लास का डिस्कशन या होमवर्क का डिस्कशन एक बार कर लेते हैं, फिर नया खिचड़ी में जाएंगे। नहीं तो एक साथ खिचड़ी और ज्यादा हजमदायक नहीं होता है। ऐसे खिचड़ी थोड़ा हजम होने में टाइम लगता है, और उसमें अगर अदरक लहसुन देके अगर थोड़ा सा और रिच बना दो और मुश्किल होता है। और नहीं तो सिंपल मानो, खाते हो खिचड़ी? पसंद नहीं है? हमें तो बड़ा पसंद। 182 डेज इंडिया में रहने का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, फटाफट एक बार रिकॉल करता हूँ, चलो 5 मिनट एकदम घड़ी देख के। 100 अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या है? इनकम टैक्स एक्ट का रूल है। तो इस रूल के अंदर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में बोला गया है, जो मैं लास्ट दिन कल लिखा था, कि अगर कोई बंदा इंडिया में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत 182 दिन रहता है, कितना दिन रहता है? 182 दिन, या फिर और 60 दिन रहता है, 60 दिन रहता है, और उससे पिछले 4 साल में 365 दिन रहता है। और ये चीज मैं लास्ट दिन कितना क्लैरिटी के साथ
लिखा भी था, ये देखो बहुत सुंदर करके लिखा है था सर। सर खुद ही अपना तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, आजकल ढोल बजाना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, ये देखो रेसिडेंट एनी वन कंडीशन आउट ऑफ टू। टू माने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशन है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का दो कंडीशन में से एक कंडीशन आपको फुलफिल करना हो तो जाके आप इंडिया का रेसिडेंट कहलाओगे। अगर नहीं होता है अदरवाइज तो आप नॉन रेसिडेंट कहलाओ। क्वेश्चन से दो कंडीशंस क्या है आते हैं। फिर जैसे ही अगर आप रेसिडेंट फुलफिल हो जाते हो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, किसका? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो आप रेसिडेंट हो। पर रेसिडेंट होने के बाद ये देखा जाता है भाई रेसिडेंट तो आप हो बट कैसा रेसिडेंट हो। रेसिडेंट बट किस टाइप का रेसिडेंट? रेसिडेंट का भी टाइप है, कोई डॉगी तो है पर कैसा डॉगी। ठीक है, ये देसी वाला या फिर विदेशी वाला। ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब बात है कि भाई तुम यहीं के हो जैसे देसी वाला। ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट, इसको बोलते हैं आरओआर, मैंने देसी टाइप का। समझने के लिए सर पर्सनली मत लेना। ठीक है, एंड आर नॉर ऐसे तो रेसिडेंट बट वैसे रेसिडेंट ना भी हो सकता है, मैंने वो फॉरेन ब्रीड वाला डॉग। ठीक है, ऐसे भी ऐसे तो रेसिडेंट है पर वैसे रेसिडेंट ना भी हो सकता है, आर नॉर कहते हैं। ठीक है, मैंने रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, मतलब एकदम इंडिया का प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ फुलफिल नहीं होता है पर वो रेसिडेंट है। अब इसको फुलफिल करने के लिए क्या रूल है, मतलब कब ये कहा जाए कि कोई आरओआर है कि आर नॉर है, आज इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, डिटेल्स में बोलूंगा, फिर भी अभी एक बार बता रहा हूँ। देयर इज अ सेक्शन नोन एज सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। देयर इज अ सेक्शन नोन एज सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। सर ये सेक्शन क्या होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा अटपटा सा लगता है पर धीरे धीरे हैबिट हो जाता, जिम के तरह ही है। स्टार्टिंग में अटपटा लगता है ना कि कैसे उठाऊं। हाँ, जैसे मुझे तो आदत नहीं है, मैं जिम में कभी अगर चला जाता हूँ ना मुझे लगता है क्या करे, किस पे चढ़े गिर जाए तो क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे आदत हो जाता है नॉर्मल हो जाता है ना, क्या करना है नहीं करना है इजी लगता है, वही चीज है। ठीक है, तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 इसके अंदर दो कंडीशन दिया गया। दोनों कंडीशन में दोनों कंडीशन फुलफिल कर दिया तो आरओआर हो जाएगा, और दोनों में से एक या फिर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो बंदा आर नॉट। यानी एक भी कंडीशन फुलफिल होगा एक नहीं होगा फिर भी आर नॉट, अगर दोनों में से दोनों ही फुलफिल नहीं होगा तब भी आर नॉट। समझे बात को? हाँ, तो ये है आरओआर और आरनर का कॉन्सेप्ट का बात। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 उसमें बात करता है, और सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 जो है वो रेसिडेंट है कि नहीं उसमें बात करता है। अब रही बात, कल हम लोगों ने उसके बाद ये बताया था कि सर रेसिडेंट होने के लिए बेसिक रूल क्या है ना। बेसिक रूल इतना सा है कि आपको 182 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, आपको इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा रहना पड़ेगा, मोर देन इक्वल्स टू 182 डेज। अगर आप मैंने इक्वल्स टू मैंने 182 दिन या फिर उससे ज्यादा, कम तो नहीं होगा। 182 दिन अगर आप फिजिकली मैंने अपने शरीर के साथ, ठीक है, कोई मतलब फिजिकली तो इंसान कैसे रहेगा, भूत बन के। ठीक है, हाँ प्लानचेट करना, प्लानचेट प्लानचेट समझते हो ना? हाँ, अरे भयंकर चीज होता है, छोड़ो अभी। वो अपने आत्मा को बुलाया जाता है प्लानचेट करके, कैंडल वगैरह जला के। ठीक है, वो एक सिस्टम है, मैं कभी किया नहीं है, डर लगता है मेरे को भाई। लेकिन प्लानचेट इज ए कॉन्सेप्ट जो फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो हम लोगों का करेंट प्रीवियस ईयर जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो 23-24 चलेगा, और असेसमेंट ईयर चलेगा 24-25, तो मैंने इसलिए 23-24 लिखा। तो 23-24 प्रीवियस ईयर में, जैसे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी ईयर जब 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल जैसे कि मानो ये जो करेंटली है अभी चल क्या रहा है, 2024 स्टार्ट हुआ है बट ये बेसिकली 23-24 चल रहा है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर माने इनकम टैक्स में जिनको पता नहीं उनके लिए एक बार मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर 22-23 का टैक्स असेसमेंट ईयर 23-24 में पे किया जाता है। प्रीवियस ईयर 22-23 स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। इस पर्टिकुलर पीरियड में एक साल में आप जो भी इनकम करोगे
उसका टैक्स भरोगे असेसमेंट ईयर 23-24 में। सो सिंपल इतना याद रख सकते हैं आप लोग कि प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में गवाओ। ये मेरा एक सिंपल सा पोएट्री है याद रखने के लिए। प्रीवियस ईयर में बंदा कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में बंदा टैक्स देते हैं। असेसमेंट का मतलब ही होता है कैलकुलेशंस, ठीक है। किसी भी चीज को एसेस करने का मतलब क्या है भाई, छानबीन करके देखना। वर्ड यूज करते हैं ना, छानबीन करा, है ना, बांग्ला तो बोले छानबीन करा, ठीक है। तो छानबीन करके देखना, तो छानबीन करके कैलकुलेट करके गवर्नमेंट के घर में जो टैक्स फाइलिंग करने का कॉन्सेप्ट है वो असेसमेंट ईयर में होता है। तो अब सवाल उठता है कि तो फिर जब किसी का हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस काउंट करेंगे वो प्रीवियस ईयर का ही काउंट करेंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रीवियस ईयर का जो अर्निंग है उसी का टैक्स ना तुम 23-24 नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में दोगे। तो हमें रेसिडेंशियल स्टेटस किस ईयर का चाहिए, असेसमेंट ईयर चाहिए कि प्रीवियस का चाहिए? प्रीवियस का चाहिए। माने 23-24 में जब किसी का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा तो 22-23 प्रीवियस ईयर में जब उसने अर्निंग किया तब वो इंडिया में कितना दिन था, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझे कि नहीं? हाँ, एक एक्सेप्शनल भी होता है, अभी बात करूंगा तो कंफ्यूज हो सकते हो, फिर भी बोलना पड़ेगा क्योंकि इनकम टैक्स इज फुल ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। कंफ्यूजन इतना है लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा सारा कंफ्यूजन दूर भी हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली इतना कंफ्यूजन है तभी कंसल्टेंसी का इतना वैल्यू है। अगर इजी होता तो कंसल्टिंग के लिए कोई नहीं आता आपके पास, समझ रहे हैं? इसीलिए आप लोग पढ़ने के लिए सोच रहे हो, कर रहे हो, आगे बन के कुछ फायदा है ना। इतना आसान होता तो फिर कोई आता ही नहीं, क्लाइंट ही नहीं आता आपके पास, उसको खुद ही समझ में आ जाता। इसलिए जो कंफ्यूजन है उसको गाली मत दो, उसे जानने का कोशिश करो क्योंकि आगे जाके वही लक्ष्मी बनेगा। तो 182 दिन का ये है कहानी कि आपको इंडिया में 182 दिन रहना पड़ेगा इसके, लेकिन सिर्फ ये एक रूल है। दूसरा रूल ये है, और रूल है कि आप इंडिया में 60 दिन रह लो प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और उसके पिछले ठीक 4 साल, पिछले ठीक 4 साल माने अगर 22-23 आपका प्रीवियस ईयर, जैसे मैं यहाँ पर माना था 23-24 अगर आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर आप 60 दिन रहते हो, उसके ठीक पिछले 4 साल माने 22-23, 21-22, 20-21 में आपको इंडिया में 365 दिन रहना पड़ेगा मिला जुला के। इसमें हो सकता है कि 22-23 में आप थे ही नहीं, 21-22 में आप 10 दिन रहे, 20-21 में आप 360 दिन रहे, कुछ भी हो सकता है। मिला जुला के 365, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इस पर्टिकुलर में आपको इतना दिन रहना ही पड़ेगा, समझे? हाँ, तो अब बात है सर कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए? सिर्फ दोनों में से कोई भी एक रूल, या तो 182 दिन वाला या फिर 60 और 365 एक साथ। हाँ, तो कोई लोग कोई कोई ना ऐसा गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि 60 और 365 अलग अलग है, नहीं, ये एक साथ है। यानी ये दोनों कंडीशन एक साथ ही फुलफिल होना पड़ेगा, यानी या तो 60 दिन या तो 365 दिन नहीं है, दोनों को एक साथ। हाँ, अगर आप और में देखोगे तो या तो 182, या तो 182 वाला रूल फुलफिल करा दो, या फिर 60 और 365 वाला रूल फुलफिल करा दो। दोनों में से कोई भी एक रूल फुलफिल हो जाए बंदा इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। और अगर रेसिडेंट बन जाएगा फिर गवर्नमेंट टैक्स छीनने के लिए कांची लेके चाकू लेके रेडी हो जाएगा कि भाई इंडिया का रेसिडेंट बन गए आप, टैक्स दे के ही जाना, छोड़ेंगे नहीं, आज ना छोड़ेंगे दम दमादम, ठीक है। कौन खाएगा? गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेसिडेंट फुलफिल कराने के लिए अपना पूरा जोर लगा देगा, पूरा जोर लगा देगा, आज ना छोड़ेंगे दम दम। कल बजट आने वाला है, देखते हैं टैक्स में क्या चेंजेस होता है। जो भी चेंजेस होगा एग्जाम के लिए अभी लागू नहीं होगा, दिसंबर एग्जाम के लिए लागू हो सकता है। देखूंगा क्या अपडेट देता है, उसके बाद बताऊंगा। ভোট আছে কিন্তু তবু ওদের একটা বাজেট দেবে, এবারে যদি যদি ভোটের পরে আবার একটা বাজেট হবে, নতুন গভর্নমেন্ট ফর্ম হলে আবার একটা বাজেট হবে। উনি চলে যাবে কিনা মানে বাজেটটা কালেক্টটা প্রেসিডেন্ট একটা ভোট হবে দেন তারপরে আবার একটা বাজেট। हाँ, बेसिकली যখন নতুন गवर्नमेंट হবে, इसका सवाल है कि अगर मानो कि अभी वोट आने वाला है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन वाला,
ये जो कल जो बजट का डेट है ये एवरी ईयर का बजट का डेट है, तो ये तो रूल के हिसाब से करना ही चाहिए। ये करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि ये एज पर दी के अंदर आ जाता है। लेकिन अभी अप्रैल में वोट है, अब अप्रैल में लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी रहेगा या अलायंस आएगा, मतलब इंडिया इंडिया अलायंस जो नाम दिया है, ठीक है, मिली जुली सबका, पता नहीं क्या करेगा ये लोग। तो ये लोग मिलके अगर बाई चांस किस्मत इंडिया का खराब रहा, ठीक है, तो ये लोग मिलके अगर सरकार बना देता है तो फिर न्यू गवर्नमेंट आएगा। तो न्यू गवर्नमेंट आएगा तो उनका देश चलाने का बजट का सिस्टम अलग हो सकता है ना। मतलब एनडीए जिस तरह का बजट को देखता है, हो सकता है कि इंडिया अलायंस या कांग्रेस अलायंस उस तरह से नहीं देखता, तो फिर वो चेंज कर सकता है। लेकिन अगर मानो कि बीजेपी रह जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तब क्या होगा वो, लेकिन फिर भी करेगा क्योंकि ये न्यू गवर्नमेंट। अब बीजेपी का भी क्या इक्वेशन बनता है कि कहाँ कितना सीट मिलता है, बीजेपी पूर्ण बहुमत में आता है, मतलब फुल मेजोरिटी में आता है, कि किसी के साथ थोड़ा सीट शेयरिंग करना पड़ता है, बहुत कुछ मायने रखता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो वो सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर वो पर्टिकुलर उनका जो अलायंस है वो क्या सोच रहा है, काफी चीज देखना पड़ता है। इसीलिए जब भी न्यू प्राइम मिनिस्टर आता है, चाहे वो फिर से दोबारा मोदी जी आ जाए या फिर कोई दूसरे पार्टी से आ जाए, ये एक नॉर्मल बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है कि आपको न्यू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने से ही आपको फिर से बजट बनाना पड़ेगा। ये हमेशा वोटिंग ईयर में हमेशा ऐसा होता है, नॉर्मल में नहीं होता, वोटिंग ईयर में ऐसा। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को एक स्पेशल नोट लिखा है। स्पेशल नोट जो था, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये था कि जो आने वाला दिन है और जो जाने वाला दिन है, मैंने जब कोई फॉरेनर इंडिया में पैर रखते हैं और जब वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, तो जिस दिन आता है और जिस दिन जाता है दोनों को काउंट करना है, मैंने एक एक 2 दिन। मानो रात को 11 बजे आया, 1 घंटा होगा ना, 1 घंटा में एक दिन काउंट हो जाएगा। और जाने के दिन मानो रात को 11 बजे जा रहे हैं, ठीक है तो भी एक दिन काउंट। हाँ, 12 बजे के बाद भी जाएगा तो भी एक दिन काउंट होगा। हाँ, आने वाला दिन और जाने वाला दिन काउंट। मैंने इसलिए आना जाना को छोड़ के, मैंने जिसे भी इंडिया को टैक्स नहीं देना है ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो वो आने जाने का दिन को छोड़ के ही काउंट करे, जो फॉरेनर इंडिया में आता है इनकम करने के लिए। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेटर लोग आते हैं, हाँ तो नहीं देना है बिना टैक्स देके कहाँ से जाएगा भाई बाहर? जिस देखो भाई, सिंपल बात है, जिस देश से इनकम करोगे उस देश को तुम्हें कुछ दे के ही जाना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जो भी इनकम होगा इंडिया से जनरेट होगा उसका टैक्स लायबिलिटी टीडीएस काट के ही उनको पेमेंट होगा, टीडीएस काट के उनको पेमेंट। अच्छा, स्पेशल नोट 2 भी एक लिखा था। ये जो आने जाने का चक्कर है, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया था कि इंडिया क्या है। इसके लिए इंडिया क्या है को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को इंडिया का टेरिटोरियल वाटर के बारे में बताया था। नॉर्मली हम लोग जो इंडिया समझते हैं सर, वो भारत का जो बेसिक मैप है वो इसी को समझते हैं, है ना। लेकिन इंडिया का मतलब सिर्फ भारत का जो मैप का जो रूपरेखा है वही नहीं है। इंडिया का मतलब है कि इंडिया का पानी भी इंडिया का, और इंडिया का पानी माने इंडिया का समुंदर भी इंडिया का, और इंडिया के ऊपर का आसमान भी इंडिया का। जैसे मानो जो हमें टेरिटरी दिखता है एक चीज हम लोग गलत करते हैं, अंडमान को भूल जाते हैं ड्रॉ करने के टाइम पे, ठीक है, भूल जाते हैं ना। नहीं भूलना चाहिए, किसी को भी भूलो मत, नहीं तो चाइना हड़प लेगा, डेंजरस है। तो मैं वही चीज समझाया था कि जब भी हम लोग इंडिया के बारे में जानेंगे, तो इंडिया मैंने यही लगता है ना, ये अंडमान और ये, और इधर लक्षद्वीप भी है यहाँ पर। लेकिन इंडिया का मतलब सिर्फ ये इंडिया नहीं है। इंडिया का मतलब इंडिया का कोस्टल लाइन से इंडिया 12 नॉटिकल माइल तक फैला होता है। कितना नॉटिकल माइल? 12 नॉटिकल। टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल माने, 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू होता है 1.853 किलोमीटर, और 12 नॉटिकल माइल माने जितना हो जाएगा, माने अप्रोक्स 18 किलोमीटर समथिंग हो जाता है। माने समुद्र के छोर से 18 किलोमीटर अंदर तक नॉर्मली इंडिया का ओशियंस रहता है। माने इंडिया का पर्टिकुलर माने टेरिटोरियल कितना, कत किलोमीटर होते हैं? 22.236 किलोमीटर। माने सिंपल बात है कि मानो आप यहाँ पर कन्याकुमारी में खड़े हो, ठीक है, मानो कि आप यहाँ पर कन्याकुमारी में खड़े हो, यहाँ से कितना भारत है, टेरिटरी कितना है? 22 किलोमीटर, 22.236।
किलोमीटर है। ये इंडिया का एकदम प्योरली टेरिटरी है। यहां तक आप आराम से जहाज लेके सब कुछ लेके जा सकते हैं, ये हमारा ही है। लेकिन इसके बाद भी क्या हमारा नहीं है? नहीं, इसके बाद भी है, बट इट्स नॉट अ प्योर टेरिटरी। इसको बोलते हैं कस्टम वाटर। क्या बोलते हैं? कस्टम वाटर। मानो यहाँ से 22 किलोमीटर में, नॉटिकल माइल से बात करना चाहिए, 12 नॉटिकल माइल टेरिटरी हो गया। फिर यहां से 24 नॉटिकल माइल, हाँ 12 के साथ और 12 ऐड हो जाए बेस लाइन से, 24 नॉटिकल माइल तक कस्टम वाटर है। क्या है? कस्टम वाटर। कस्टम वाटर माने जब भी कोई जहाज इंडिया के कस्टम वाटर में एंटर कर जाता है, अब उसका माने इंडिया में एंट्री हो गया, अब रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए वो काउंटिंग होना चालू है। तो तभी ना पढ़ाया गया सर, এই জন্যই তো ব্যাপারটা বোঝাতে হয়, নাকি এমনি গল্প বলবো আমি। कस्टम वाटर में आ गया माने वो इंडिया में आ गया। अब मानो कोई जहाज से फॉर एग्जांपल, चलो सामने श्रीलंका है तो यहीं से लेते हैं। मानो अपने श्रीलंका का ये गले है, ठीक है, या कोलंबो है। कोलंबो से मानो कोई जहाज इंडिया के टेरिटोरियल वाटर, सॉरी टेरिटरी नहीं, कस्टम वाटर में पहुंच जाता है, ठीक है, इस तरह से मानो कस्टम वाटर में पहुंच जाता है। तो अगर श्रीलंका का कोई जहाज अगर कस्टम वाटर में पहुंचते हैं, तो अभी सिंपल मतलब होता है इसका कि वो इंडिया में आया है इंडिया का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, जो भी करने के लिए, या फिर कोई इंडिया में अर्निंग करने के लिए आ रहा है। तो जैसे ही वो एंटर करेगा, मानो कि यहाँ से कोई बंदा इंडिया में जॉब करने के लिए आ रहा है, तो जैसे ही वो कस्टम वाटर में एंट्री किया ना, उसी टाइम से उसका काउंटिंग होना चालू हो जाएगा कि वो इंडिया में एंटर कर चुका है। अब चलो, ये बेसिकली बोल रहा है कि अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, जैसे मानो श्रीलंका इंडिया का कस्टम वाटर यूज करते हुए, इंडिया का कस्टम वाटर यूज करते हुए मानो अरब जा रहा है, ठीक है, इन दैट केस वो सिर्फ इंडिया का, इंडियन नेवी का परमिशन लेगा, नथिंग मोर, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई कंट्री इंडिया के कस्टम वाटर में आ रहा है, तो उसका टैक्सेशन के साथ कनेक्टिविटी जुड़ जाता है। दैट्स अ वेरी सिंपल बात, समझ आ रहा है? लॉ एकदम पक्का होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है ना कि कोई इंडिया के ये जो क्या बोलते हैं लैंड मास में आएगा ही नहीं, हो सकता है वो समुद्र में ही आता है, वहीं पर रहता है। अरे कितना ओशियन में कितना सारा काम होता है, ओशियन में जो नेवी का है या मार्चेंट नेवी का है, वो ओशियन में ही रहेगा, वो इंडियन टेरिटरी में घुसेगा ही नहीं, मैंने इंडिया के लैंड मास में आएगा ही नहीं। तो क्या उनका हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस काउंट नहीं करेंगे? समझे कि नहीं सर? और वर्ल्ड का जितना ट्रेडिंग चलता है, बिजनेस चलता है, वो तो पानी में ही चलता है। लैंड मास में कितना ट्रेड होता है? लैंड मास के थ्रू से कितना ट्रेड होता है? ना के बराबर। मैक्सिमम ट्रेडिंग जहाज के थ्रू से ही होता है, बड़ा बड़ा कंटेनर। कभी खिदिरपुर में जाके खड़े रहो तो देखने को मिलेगा। खिदिरपुर में गार्डन रिच बोलते हैं ना, गार्डन रिच में जाके जाके कहीं कभी खड़े रहो, वहां पर देखने को मिलता है। वहां पर बेस ब्रिज बोल के एक है, बेस ब्रिज में भी वो बेस ब्रिज उठता है, ब्रिज खुल जाता है, तो गंगा नदी से यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर कभी किसी को जानने का इच्छा हो कि किस तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है। ये देखो, ये गैंजेस है ना, ये रहा, ये रहा, खिदिरपुर डॉक, देख रहा है? ये खिदिरपुर डॉक, ये क्या है बोले तो, ये मेन गंगा नदी से, ये जो हमारा हावड़ा कोलकाता के बीच में जो गंगा नदी है, ये देखो गंगा नदी से ये पानी को इधर घुसाया गया, देख पा रहे हो? फिर जो भी जहाज आता है ना समुद्र होके, वो यहाँ होके इस तरह से इधर घुसते हैं, फिर घुस के ये डॉक में सामान खाली होते हैं। फिर और ये कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट से पूरा हर एक सामान, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट बोलते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? जिन्होंने बीजेपी को बनाया, लोगों को पता ही नहीं। बीजेपी का मेन फाउंडर मेंबर है। हाँ, बीजेपी कोई नॉन बेंगोली पार्टी नहीं है, ये लोगों का। हाँ ना, হ্যাঁ, মানে বেসিক্যালি লোকের মধ্যে একটা ধারণা আছে কি বিজেপি মানে অবাঙালিদের পার্টি, কিন্তু যেটা যে বানিয়েছে সে আশুতোষ মুখার্জির ছেলে, স্যার आशुतोष मुखर्जी, द ग्रेट टीचर एंड लीडर ऑफ बंगाल, उनका बेटा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
ये मतलब इज नॉट द मतलब इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर। टोटल 3 लोग थे, राम मनोहर लोहिया, श्याम प्रसाद मुखर्जी एंड समथिंग दीनदयाल उपाध्याय, जिसके नाम पे अभी मुगलसराय स्टेशन का नाम रखा गया है। ये 3 लोग मिलकर मेनली बीजेपी को बनाया। उस टाइम पे नाम था जनता दल। छोड़ो, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, बोलने जाए चालू करेंगे तो फिर ना। क्वेश्चन क्या है, जहाज का केस समझ में आ रहा है सर? तो खिदिरपुर ये पोर्ट ट्रस्ट होगी, ये तो गंगा के अंदर माने तो तुम कोलकाता के अंदर घुस गया। लेकिन कई बार क्या होता है, समुद्र से होके, जैसे मानो यहाँ पर कोलकाता पोर्ट का इतना दम नहीं है बोल के यहाँ पर हल्दिया में भी एक पोर्ट है, ये बड़ा पोर्ट है, वो एकदम डायरेक्टली गंगा से यहाँ पर घुस जाता है। ये हल्दिया ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये इस तरह से देखो, मैं तरह दिखाता हूँ। ये समुद्र है, दिख रहा है ना? ये देखो, ये समुद्र है। ये समुद्र से मानो थाईलैंड से या म्यांमार से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, आके इस तरह से गंगा होके या हल्दिया पोर्ट में भी खाली हो जाता है, या फिर थोड़ा अंदर घुस के अगर कोलकाता पोर्ट में आना है, छोटा कंटेनर, क्योंकि कोलकाता पोर्ट में ज्यादा बड़ा कंटेनर नहीं आ पाता, क्योंकि गैंजेस का अभी मतलब उतना ये नहीं है, डेप्थ खत्म हो गया पहले से, इसलिए बड़ा बड़ा जहाज नहीं आ पाता है। तो हल्दिया पोर्ट में खाली करके फिर छोटा कंटेनर के थ्रू से कोलकाता पोर्ट में लाते हैं। फिर यहाँ से नेपाल, भूटान, पूरा जो भी लैंडलॉक कंट्री है, नेपाल भूटान तो पूरा कोलकाता पोर्ट पे डिपेंड करता है। नेपाल भूटान का सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कोलकाता पोर्ट के थ्रू से होता है। ये देखो, बाहर से कोई भी चीज आएगा, कोई भी चीज आएगा कोलकाता पोर्ट में यहाँ पर होगा, तभी जाके यहाँ से नेपाल सप्लाई होगा, भूटान सप्लाई होगा। कोलकाता का यही तो स्पेशलिटी है, ये पूरा ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड को, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया को पूरा कनेक्ट करता है। लेकिन जो इसका पोटेंशियली है ना कोलकाता का, जैसे मुंबई का पोटेंशियलिटी है वो अरब के साथ कम्युनिकेट करता है इजीली, तो कोलकाता का पोटेंशियलिटी ये है कि ये इजीली पूरा साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। मतलब थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये पूरा एरिया को कवर करता है। लेकिन हम लोग उस तरह से कोलकाता को बना नहीं पा रहे। मुंबई क्या है, ईस्ट कोलकाता मुंबई को भी हार बना सकता है। बस यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ का पब्लिक को थोड़ा समझना चाहिए। दम है सर, बस सही पॉलिटिकल लीडरशिप में दो एक बार। मैं बोलता हूँ कि कोलकाता क्या है, कोलकाता को बना के दिखाएगा। बस उसका इंतजार है। मैं तो बहुत इंतजार कर, पता नहीं इंतजार करते करते मर ना जाऊं। अब देखो तो सही, आरब में कितना लोग रहता है, लोग तो इधर रहता है, क्योंकि ये एकदम फर्टाइल लैंड है, इधर तो लोग होता ही नहीं है, इनके पास बस तेल है और कुछ नहीं है। इधर तो पॉपुलेशन का पूरा बाढ़ लगा हुआ है, पूरा इंडोनेशिया, सिंगापुर, पूरा इधर ही तो लोग रहते हैं, फिलीपींस, बहुत लोग रहते हैं इधर। तो फिर कितना ट्रेड हो सकता है? अभी भी होता है, लेकिन कोलकाता उस तरह से मार्केट नहीं बना पा। लीडरशिप इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि टैक्सेशन का कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है इस इंडिया कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये था। तो 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर, कस्टम वाटर 24 नॉटिकल माइल, एक्सक्लूसिव जोन इंडियन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या था कि टेरिटोरियल वाटर मतलब बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल के अंदर समुद्र का जो भी हिस्सा है, उसमें अगर तुम्हें ऑयल माइंस मिलता है, या क्या बोलते हैं इसको, मतलब किसी भी तरह का मिनरल माइंस होता है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बॉम्बे हाई नाम सुने हो? आप लोग कुछ नहीं सुनते। बॉम्बे हाई क्या है? तेल मिलता है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर आसपास में है, ये गेटवे ऑफ इंडिया है ना, यहाँ से जाया जाता है, यहीं से जाया जाता है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई में तेल निकाला जाता है, समुद्र में है। मैं शायद यहाँ पर टाइप करूंगा तो दिखाएगा, आप लोग बाद में रिसर्च करना, नहीं तो मैप में ही घूमते रह जाएंगे। तो ये बॉम्बे से काफी नजदीक में, मुंबई से बॉम्बे हाई है। बॉम्बे हाई बेसिकली समुद्र के अंदर तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, ये सब। तो इस तरह का जो एक्सप्लोरेशन है वो चलता रहता है। तो कल मानो कि कोलकाता के नीचे मिल गया कहीं पर, सुंदरबन के आसपास या और नीचे, तो अगर वो 200 नॉटिकल माइल के अंदर है, तो उसमें पहला हक इंडिया का हो। बात समझे कि नहीं? मानो कि कल 200 नॉटिकल माइल के अंदर आसपास में, मानो चेन्नई के आसपास में कहीं पर ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, तो उसमें पहला अधिकार इंडिया का, किसी और कंट्री का। तो ये जिसके पास जितना अच्छा होता है, जिसका किस्मत खुल जाएगा, लाल मतलब एकदम माला माल हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसी तरह से माला माल होता है सर।
आज दुबई के आसपास के एरिया में तेल है बोल के ना दुबई मालामाल हुआ, नहीं तो इसके पास है क्या? रेगिस्तानी तो है, फुल्ली डेजर्ट, फुल्ली डेजर्ट, पीने का पानी तक नहीं है प्रॉपरली, कुछ नहीं है इनके पास, बस मिट्टी के नीचे तेल है, 50 डिग्री टेम्परेचर में रहता है इन जनरल। तो बेसिकली रहने लायक प्रॉपरली है ही नहीं। ये लोग जो भी बनाता है आर्टिफिशियली बनाता है, कभी कभी इतना गर्म हो जाता है बारिश कराने के लिए, पैसा है बोल के एरोप्लेन से बारिश कराते हैं। हाँ, इतना हाईली मतलब हॉट एरिया है, लेकिन क्या है इनका नेचुरल रिसोर्सेज वही है कि वहां पर पेट्रोल मिलता है। तो कल अगर अरबियन ओशियंस में या फिर इंडियन ओशियंस में कहीं पर भी 200 नॉटिकल माइल के अंदर मिल जाता है तो उसमें हक इंडिया का हो। एक्सप्लोरेशन कभी भी कुछ भी मिल सकता है, तो ये 200 नॉटिकल माइल का केस है, उसके ऊपर जो भी होगा वो हाई सी, मतलब वो इंटरनेशनल है कंप्लीट तरीके से, और उसमें अधिकार वर्ल्ड के सारे कंट्रीज का ही, समझेगी? बस इतना सा इंडिया के बारे में ना जानना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया एक्सटेंड्स अप टू कितना, तो आपका सिंपल जवाब होगा 12 नॉटिकल माइल। 24 कस्टम्स के केस में यूज होता है, 200 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के केस में, अदरवाइज नहीं। अगर मानो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं है तो दूसरे कंट्री भी हमारे इस समुद्र से जा सकता है। बात समझे कि नहीं? मतलब 200 नॉटिकल माइल होने से ही वो हमारा नहीं हो जाता। 200 नॉटिकल माइल में अगर कोई मिनरल्स माइन या कुछ भी समथिंग मिलता है तो उसमें अधिकार हमारा आता है, राइट आता है। याद है? फिर कुछ क्वेश्चन करवाया था, फिर कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, तो चलो एक काम करते हैं, होमवर्क को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, जो सबसे ज्यादा झमेला वाला था। किसी ने ट्राई किया सर? अभिजीत, विक्रम, कोनिका, प्रिया, नील, सनोन, एनीवन? जी सर। जी सर। ट्राई किया? फिर खुश हो गया। बोलो क्या जवाब आया, कितना दिन होगा? सर 376 डेज निकल रहा 376? है। हाँ, ठीक से बोल। ऐसा ही निकल रहा है सर। 366 हाँ, 366 366, 376 आई थिंक थोड़ा रॉन्ग लग रहा है मुझे। या तो 366 होगा या तो 367 होगा। राइट आंसर कत है? जानू? ठीक है चलो मैं करता हूँ। अच्छा देखो, जिनका आंसर सही आया है वो भी करे, जिसका गलत आया वो तो करे ही करे, और जो नहीं किया था वो तो वो भी करे। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन का पार्ट है, देखो मिस्टर एक्स में समझा देता हूँ, ठीक है, फिर बाद में मैं ना ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। मिस्टर एक्स ए फॉरेन सिटीजन came to India for the first time as on 14 Feb 2019. Stay here till 2 May 2019. एक फॉरेन सिटीजन इंडिया में 14 फरवरी 2019 को आया, फिर इंडिया में 2 मई 2019 तक रह गया, फिर वो केम बैक करके इंडिया में वापस आया। कब आया? 22 दिसंबर 2020 को आया, एंड फिर इंडिया में स्टे हियर टिल 15 फरवरी तक इंडिया में रह जाता है 2021 तक। He again came back to India as on 4th January 2022 and stay here till 25th July 2022. Yes, बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? फिर he again came back to India as on 16th January 2023 and stay here till 2nd August 2023. Calculate the residential status of Mr. X for previous year 23-24. मैंने आना जाना लगा, ठीक है, हो ही सकता है, एब्नॉर्मल तो कुछ है नहीं, है ना, आना जाना तो लगा रहता है। तो अगर कोई इंडिया में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और इंडिया से इनकम करे जा रहा है, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करके उनसे टैक्स लायबिलिटी। तो फिलहाल हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब जब भी आपके सामने ऐसे आने जाने वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक यूज करो सर, एक सिंपल सा टेक्निक यूज करो। सबसे पहले ना आप प्रीवियस ईयर को आइडेंटिफाई करो। नहीं, सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम वो इंडिया में आ रहा है वो कौन सा प्रीवियस ईयर है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। जब वो इंडिया में आ रहा है 14 फिफ्थ 2019 को, ये कौन सा प्रीवियस ईयर होगा? बोलो। फरवरी 2019 कौन सा प्रीवियस होगा, बोलो।
18-19 हो गया शायद। 18-19 18 वेरी गुड सर। 18-19 कैसे? क्योंकि किसी भी प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर। तो यहाँ पर मैंने दिया था कि फरवरी 2019, तो फरवरी 2019, मार्च 2019 में तो ईयर खत्म होगा। ये कैलेंडर में फॉलो नहीं होता, ये फाइनेंशियल ईयर में फॉलो होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये मार्च में खत्म होगा, तो स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब है कि 18-19 है ना। सो 14 फरवरी 2019 वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा, ठीक है। और ये 18-19 का पार्ट है, ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने। फिर वो कितना दिन तक इंडिया में है? 2 मई 2019 तक, है ना। 2 मई 2019 तक। तो आप यहाँ पर एक डेट दे दो 2/5/2019। मुझे अगेन बताओ कि 2 मई 2019 कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है? 1920 1 अप्रैल 2019 में स्टार्ट हुआ था, तो मई तो अप्रैल के बाद ही आता है, तो 1920 हो गया। समझ गए ना? ये कैलकुलेशन एकदम फटाफट करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो 19-20 हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड केस में क्या था, मैंने सेकंड सिचुएशन बने, उसने जो फिर से कैम बैक करके इंडिया में आया 22 दिसंबर 2020 को, ठीक है। तो 22 दिसंबर से आया और फिर 15 फरवरी 2021 तक रहा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि 22 दिसंबर 2000 कत बोललाम 20, यहां से लेके कितना था, कहो चलो, 4 फरवरी 15 फरवरी 2021। नाउ टेल मी 22 दिसंबर 2020 कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है? 2021 2021 1920 सर ये 2020 का दिसंबर है। तो 2020 का दिसंबर माने ये ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2020 में, है ना। तो ऑब्वियसली ये 2021 का पार्ट है। जो लोग 1920 बोल रहे हो थोड़ा सोचो सर। हाँ, अच्छा 15 फरवरी 2021 ये कौन सा ईयर का पार्ट है? हाँ, दिस इज ऑल्सो 2020। वेरी गुड सर, है ना। दिस इज ऑल्सो 2021। अच्छा, इसके बाद उसका और एक बार आना जाना रहा। ही अगेन केम बैक टू इंडिया। यस बोलो सर, कोई कुछ कह रहे हो लग रहा है मुझे। विक्रम কিছু বলছিস? ना सर। अच्छा देखो, तो फिर से उसने कब आया, सॉरी क्वेश्चन कहां से लगा, 4 जन 2022, 4 जनवरी 2022 और कितना दिन तक रह रहे, 25 जुलाई तक। तो 4 जनवरी 2022 आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि 4 जनवरी 2022 कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है, ठीक। तो जो बोलोगे वही लिखूंगा, गलत होगा तो आप लोग जानो। 21-22। अच्छा, फिर वो कब तक रहा, 25 जुलाई 2022 तक। बताओ 25 जुलाई 2022 तक ये कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है? हाँ, 22-23, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? अच्छा, इसके बाद क्या फिर से वो आना जाना किया है? He again came back to India as on 16th January 2023। 16th जनवरी, सही बोल रहा है ना, 16 जनवरी 2023 and stay here till 2nd August 2023। तो 16 जनवरी 2023 को उसने फिर से आया। तो 16 जनवरी 2023 माने 22-23। और कब तक रहा सर? 2nd अगस्त 2023। ये कौन सा ईयर का पार्ट है? 23। क्लियर? यानी उसका आने जाने का पूरा ईयर कैलकुलेट हो गया सर, मतलब कौन से ईयर में वो आया और गया, आया गया, ये चलता रहा। यहाँ तक क्लियर है बात? हाँ देखो, अभी सिखा रहा हूँ तो थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, पर धीरे धीरे ये सब चीज आप लोगों को बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड होकर करना पड़ेगा। अब सर ऐसा क्वेश्चन जब भी, ये एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टीज है कैलकुलेशन, ये जो अभी मैं दिखाया आप लोगों को, इसलिए ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ। एग्जाम में इतना सारा आना जाना नहीं देगा,
2 बार, 1 से 2 बार देता है, इतना ज्यादा नहीं देता है। ठीक है, माथा खराब होगा तो दे सकता है इंस्टीट्यूट का, अदरवाइज नहीं देता है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन में इतना सारा देके आप लोगों को पहले ही ज्यादा कंफ्यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे तो आगे का जिंदगी आसान हो जाए। सही बोला ना? जितना कंफ्यूजन आना है मतलब करियर के स्टार्टिंग में आ जाए, क्योंकि करियर एक बार आगे बढ़ जाएगा फिर कंफ्यूजन हो जाओगे, फिर बीच सड़क में अटक जाओगे। ठीक है, इसलिए जो कंफ्यूजन है कम एज में आ जाए। अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग एक पजल सॉल्विंग की तरह करेंगे, बहुत इजी है, आप लोग यूज करना सर ये टेक्निक। ठीक है, तो क्या करना है कि आप लोग जिस पर्टिकुलर दिन से मतलब जो लेटेस्ट ईयर का आपको कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या कौन सा कैलकुलेशन ईयर दिया था? 23-24। ठीक है, तो मेरा कैलकुलेशन ईयर था 23-24, तो 23-24 को आप ऊपर में लिखो। 23-24 को मतलब बेसिकली यहाँ पर ना एक फॉर्मेट बनाओ ईयर, और ईयर के बाद आप एक काम करो मंथ। एक ईयर में कितना मंथ होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और एक टोटल का कॉलम बना बस। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ऐसा बनाने का फायदा क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको कौन सा ईयर चाहिए? 23-24 का आपका एक्चुअल कैलकुलेटिव ईयर है, लेकिन इससे पिछले साल में भी तो वो इंडिया में आना जाना किया ना, तो आप इससे पिछले साल क्या है? 22-23। उससे पीछे क्या है? 21-22। उससे पीछे क्या है? 20-21। उससे पीछे क्या है? 19-20। उससे पीछे क्या है? 18-19। नाउ इंटरेस्टिंगली ये जो भाई साहब है मिस्टर एक्स, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम 18-19 में ही आया। ठीक है, लेकिन सवाल उठता है सर कि 18-19 में आया तो क्या हमें 18-19 कैलकुलेट करना जरूरी है? कुछ बात है यहाँ पर, क्यों? थैंक यू सर, थैंक यू। मैं यही चीज एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था। मुझे तो पिछले 4 साल का ही डेटा चाहिए, क्योंकि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जो सेकेंड रूल है कि 60 दिन और 365 दिन इन पिछले 4 ईयर्स में, तो उसके लिए तो हमें प्रीवियस ईयर का जो डेटा है उसमें 60 दिन का चाहिए और पिछले 4 साल का डेटा चाहिए। तो 4 साल माने 1 2 3 4 में ही तो हो जाता है। तो फिर 18-19 में बंदा है या नहीं है, क्वेश्चन में दे सकता है, बट हमें कैलकुलेट करने का क्या जरूरत है? बात समझे कि नहीं? हाँ, मतलब इसको हम लोग इजीली इग्नोर कर सकते हैं, भले ही वो 18-19 में आया हो, वो 17-18 में भी आ सकता है, वो 16-17 में भी आ सकता है, लेकिन हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन करने के लिए हमें बस पिछले 4 साल का डेटा चाहिए, तो हम क्यों माथा लगाए इतना? ठीक है, अब आप कैलकुलेशन का पुटिंग जो है ना, मैंने पुटिंग इन द सेंस कि वो जो आने जाने का जो पर मंथ का रहने का बात है वो नीचे से स्टार्ट करो, ऊपर से नहीं। ठीक है, मतलब एकदम क्रोनोलॉजिकली चलो, क्रोनोलॉजिकली इन द सेंस ऑर्डर वाइज। मैंने 18-19 में आया, फिर 19-20 में वो इंडिया में रहा, 2 मई को वो इंडिया छोड़ के गया। तो मुझे आप बताओ कि 1920 जो कि स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से लेके 2 मई तक वो चला गया इंडिया छोड़ के, तो 1 अप्रैल 19 से लेके 2 मई 2019 तक वो इंडिया में कितना दिन है? अप्रैल में 30 डेज रहेगा, ठीक है, और मई में 2 दिन। काम खत्म, पैसा हजम। समझेगी नहीं? हाँ, तो बाकी का क्या करोगे? डैश कर दो, बाकी को डैश कर दो, यहाँ पर कर दो 32। समझेगी नहीं? नहीं समझे सर? 19-20 जो है, आप इसी डेटा को देखो ना, प्रीवियस ईयर 19-20 में वो इंडिया में है ना। 18-19 का डेटा इग्नोर क्यों किया समझ में आया? वो आया तो है, ठीक है, उससे पहले भी आ सकता है, क्या लेना देना है उससे, लेकिन हमें 4 साल का लेना है। क्यों? क्योंकि पिछले 4 साल का डेटा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 मांगता है, तो हम बस उतना देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर 19-20 में वो पिछले 4 साल के अंदर आता है, उन्हें 19-20 लास्ट 4 ईयर का लास्ट पार्ट है। तो 19-20 का अप्रैल मंथ में देखो, 1 अप्रैल 2019 से लेके 2 मई 19 तक इसका ये 19-20 का खेला चला है, क्योंकि 2 मई वो इंडिया छोड़ के चला जा रहा है।
तो अप्रैल मंथ कितना दिन का होता है? 30 दिन का। तो और मई महीना कितना दिन का होता है? बट सेकंड में तो वो चला गया, तो फिर काउंट करने का जितना जो दिन चला जा रहा है उस दिन करना है। तो 2 तारीख जा रहा है तो 2 तारीख को काउंट करना है। 1 तारीख तो काउंट होगा ही, लेकिन 2 तारीख जो जा रहा है वो वाला दिन भी काउंट करेंगे ना, है ना। तो अप्रैल का 30 दिन आ गया, मई का 2 दिन हो गया, और बाकी जो भी डे है 19-20 में वो इंडिया में है नहीं, तो काउंट नहीं करेंगे। सबको बात समझ में आया? कोई डाउट है किसी के मन में? ऑनलाइन वाले को भी बोलो सर, जो लोग आज ऑनलाइन में हो। अभिजीत, विक्रम, कोनिका, नील, प्रिया, सनन, एनीवन? ओके। अब 2021 में आ जाओ। ओके सर, अब 2021 में आ जाओ। 22 दिसंबर 2020 को इंडिया में एंटर किया। अब काउंट करो कि दिसंबर का 12 तारीख को एंटर किया, 22 तारीख, 20-21 का डेटा चाहिए ना। हाँ, तो दिसंबर के अगर 22 तारीख को एंटर किया, सॉरी मैं 12 बोला, दिसंबर का 22 तारीख मैंने, दिसंबर में कितना दिन रहेगा? 2021 का दिसंबर 8 दिन। सर दिसंबर 31 डेज का होता है। 31 से 22 को माइनस करोगे तो 9 होता है ना। 31 माइनस 22 करोगे तो 9, और जिस दिन आ रहा है, जिस दिन जा रहा है, काउंट करना है ना, तो आने वाला दिन को काउंट करेंगे 1 दिन, तो 10 दिन होगा दिसंबर में। नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ बोलो, क्या डाउट है? बोलो ना, बोल देंगे। तो दिसंबर का 10 दिन। अच्छा, अब दिसंबर के बाद तुरंत तो नहीं जा रहे हैं, अब तो इंडिया में है कुछ दिन। कितना दिन है? अप टू 15 फरवरी 2021 तक है, माने पूरा का पूरा जनवरी है, और फरवरी का भी 15 दिन तक है, तो काउंट करो। तो दिसंबर का 10 दिन हो गया, जनवरी का 31 डेज हो गया, और फरवरी का 15 डेज हो गया। मार्च में वो है नहीं, तो टोटल कितना हो जाता है? 31 + 10 + 15, 41 + 15, 56, नहीं 56। बोझा कैसे स्वाभाविक? समझ में आ रहा है सर? अच्छा, ये हो गया 20-21। अब 21-22 का खेल देख लो। अब 21-22 में भाई साहब इंडिया में 4 जनवरी को आया, है ना। तो 4 जनवरी में, जनवरी कितना दिन का होता है? 31। तो 31 से 4 माइनस करो, कितना होता है? 27, प्लस करो 1, कितना होता है? 20। तो जनवरी में 28। फरवरी में, अच्छा इंडिया में कितना दिन तक है? 25 जुलाई तक है, काफी दिन है इस बात, ठीक है। तो 28 जनवरी में, 28 फरवरी में, ये 20-21 का डेटा है, 2021 का डेटा है ये। तो आपको ये चीज भी देखना है कि फरवरी में लीप ईयर हो रहा है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। तो 20, ये कौन सा फरवरी? 21 का फरवरी की 20 का फरवरी है? 21 का फरवरी। अगर 20 का फरवरी होता तो लीप ईयर हो जाता, है ना। तो 21 का फरवरी है, तो इसमें भी हम लोग 28 डेज ही लेंगे। কবে এসছে? 4-1-22, 25 জুলাই 22, 21-22, তাহলে 20-21 কি ইন্ডিয়াতে নেই? ও আসেই নি। আর 21-22 है, 21-22 করছি তো। 1926 का 30 + 2 32 days average है। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে তো, আমি মানে দেখছি ভুল, তাই তো। तो तो ये 22 का डेटा होगा। अच्छा 22 लीप ईयर नॉय, तो 22 लीप ईयर नहीं है ना। पता है ना लीप ईयर कैसे कैलकुलेट होता है? कैसे? 4 साल बाद बाद लीप ईयर आता है, लेकिन कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं पता कैसे चले?
सिंपल रूल बता देते हैं, ऐसे बहुत सारा रूल है लीप ईयर कैलकुलेट करने का, मैम को पूछना, मैम के पास वो मैम बताते हैं लोग काफी सारे मैथ्स में, ठीक है। लेकिन हम इतना समझते हैं कि अगर कोई ईयर को तुम 4 से डिवाइड करते हो और वो कोई अगर शेष नहीं रह जाता तो वो लीप ईयर होता है नॉर्मली, ठीक है। जैसे मानो अगर हम 2020 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 और इधर 5 आ जाएगा, है ना। 2024 आ रहा है, ठीक है, फरवरी आने वाला है, मतलब कल से ही फरवरी चालू होगा, तो इधर भी 5 और 4 और इधर नहीं आ रहे, और 4 दी, सॉरी मैं 5 से क्यों किया, तो 4 इधर 5 होगा और इधर 6 होगा, मतलब 2024 लीप ईयर होगा। समझ रहे हैं सर? तो लीप ईयर होने से 28 डेज को क्या किया जाता है, +1 करके 29 कर दिया जाता है। तो आप लोग भी जब काउंट करोगे आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि किस ईयर लीप ईयर पड़ता है और किस ईयर लीप ईयर नहीं पड़ता है। मतलब अगर एक दिन का भी हिसाब किताब गड़बड़ हुआ, आपका पूरा कैलकुलेशन से गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बचपन में जब कैलेंडर का होता था ना क्लास 1 2 3 में, तो उस टाइम पे कैलेंडर को अच्छे से जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है ये पूरा कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए सर? तो इधर भी 28, इधर भी 28, और इधर कितना होगा मार्च में 31, तो 20 28 56 और 31 कितना होता है, 56 31 56 31 87 हो जाएगा ना। और 22 23 का क्या होगा? अच्छा अभी वो इंडिया छोड़ के गया नहीं सर, 15 सॉरी 25 जुलाई तक वो अभी है इंडिया में, 22 23 में भी है वो, है ना, तो कंटिन्यू रहेगा, तो बेसिकली कंटिन्यू रहेगा, तो अप्रैल में भी 30 डेज कंटिन्यू रहेगा, मई में भी उसका, मई कितना दिन का होता है, मई 30, अप्रैल में, नहीं नहीं अप्रैल, मई 31, हाँ मई 31, मई 31, जून 30, जुलाई, जुलाई का 25 तारीख को चला जा रहा है ना, तो 25 दिन लेंगे। नॉर्मली जुलाई 31 डेज का होता है, लेकिन 25 तारीख को चला जा रहा है तो फिर 25 दिन ही लेंगे। बाकी अगस्त से अभी वो है नहीं इंडिया, तो फिर, अरे रुको, एक चीज देखा नहीं आपने, 25 जुलाई के बाद वो 22 23 को फिर से 16 जनवरी को आया ना। देखो मैंने क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, मैंने जो ये किया था उसमें देखो ना, না না তুই কোশ্চেনে দেখছিস, আমি বলছি এই যে ডেটাটা বানিয়েছিলাম বানাসনি, এটা এটা বানাতে হবে, তো এটা এইটা দেখেই তো ক্যালকুলেশনটা ইজিলি হয়ে যাবে, এইটা দেখে দেখেই তো ক্যালকুলেশনটা হয়ে যাবে কি ও 16 জানুয়ারি এসছে, আবার এখানে এই যে এই ডেট এটা দেওয়ার মানে কি, মানে এতদিন থেকেছে, তোকে বারবার কোশ্চেনে যেতে হবে না, কোশ্চেনে তুই খুঁজতে রয়ে যাবি, বুঝতে পারলি, এটা বানিয়ে নে, আমি কি এমনি এমনি করছি, ইজি होता है सर, ঠিক है। তো 16 জানুয়ারিতে আবার ও ফেরত এসছে, তার মানে अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक वो कोई नहीं है, लेकिन जनवरी में फिर से आ गया, तो जनवरी में अगर 16 जनवरी को आ गया तो 31 माइनस 16 करो, कितना होता है 15 होगा ना, कत হচ্ছে 6 5 15 प्लस 1 करो 16, तो जनवरी को कितना हो जाएगा 16, फरवरी को कितना होगा 23 का फरवरी है, लीप ईयर नहीं है 28, मार्च में 31, कब तक करेंगे 2 अगस्त 2023 तक चलेंगे, ठीक है। मार्च हो गया, अभी इधर देखो 23 24 में, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 डेज, जुलाई में, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में, अगस्त में, अगस्त में तो चला जा रहा है, 2 तारीख जा रहा है ना, तो अगस्त का 2 दिन। अब 22 23 का टोटल कितना हुआ था, 22 23 का टोटल कितना हुआ है सर, मुझे कोई बताएगा? हाँ 191, तो बीच में गैप कर देता है, 191, और 23 24 में कितना हो जाएगा 120। अब एक काम करना सर, एक सिंपल सा काम करना, ये जो 23 24 का डेटा है इसको अलग देखना, और बाकी पिछले 4 साल का डेटा जो है उसको अलग से देखना, तो ये जो पिछले 4 साल है ना इसको टोटल करके बताओ,
23-24 को ऐड मत करना, 23-24 को ऐड मत करना, 22-23 से लेके 19-20 का जो डेटा है उसको टोटल करके बताओ। 366 समझे सर? और प्रीवियस ईयर में 124 डेज। अब बताओ वो रेसिडेंट है कि नहीं? कौन सा रूल फुलफिल हो रहा है, पहला रूल की दूसरा रूल? सेकंड वाला। सेकंड वाला। थैंक यू। 182 दिन वाला रूल फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड रूल जो था 60 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन, वो फुलफिल हो गया, तो वो इंडिया का रेसिडेंट हो जाए। तो लिखना पड़ेगा अभी, कहानी खत्म ही। ये कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपको मल्टीपल डेट्स आएगा ना क्वेश्चन के अंदर, फटाफट पूरा माइंड मैप बना लेना कि भाई बंदा आ रहा है कब, जा रहा है कब, आ रहा है कब, जा रहा है कब, और उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर को फाइंड आउट करना। इसी डेट से आप बार बार क्वेश्चन में नहीं जाना है, बस इससे जो आपने माइंड मैप बनाया, इसी माइंड मैप से आप आराम से फटाफट कैलकुलेशन करके पुट कर सकते हो। और एक चीज का और ध्यान रखना कि जब भी आप ये फॉर्मेट बना लोगे ना, फॉर्मेट बनाने के बाद ऊपर से स्टार्ट मत करना, मैंने 23-24 से स्टार्ट मत कर देना। काफी लोग करते हैं, इसमें क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाते हैं। सबसे बेस्ट है कि 19-20 से क्या है ना, आप क्रोनोलॉजिकली चलो, ऐसा करके चलो। समझ रहे हो सर? इस तरह से चलो ना, इस तरह से चलने से क्या सुविधा है, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में बन रहा है। इससे क्या हो, गलती होने का चांसेस कम रहे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बोलेगा नहीं सर मैं 23-24 से कर रहा था, मेरा आंसर सही आया। बात आंसर सही गलत का नहीं है, बात यह है कि आपका एरर कम हो, मैं वही टेक्निक आपको बताने की कोशिश की। ठीक है? क्योंकि बचपन से ना सबका एक मेन टारगेट है आंसर मैच होता है, आंसर मैच हो जाए, बैलेंस शीट टैली हो जाए, अब ना तो आगे का देखना ना तो पीछे का देखना, आगे बढ़ो। ठीक है? लेकिन इस तरह से क्या होता है, कई बार हम लोग गलती से भी गलती को ठीक मतलब मान लेते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, तो इन द लिखो बस, इन द गिवन केस, इन द गिवन प्रॉब्लम या केस जो भी लिखो, मिस्टर एक्स फेल्स टू सेटिस्फाई, नहीं फेल्स टू नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, फेल्स टू सेटिस्फाई द फर्स्ट प्रोविजन, फेल्स टू सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन। बोलो, कुछ कह रहे हो क्या? fails to satisfy the first condition, that is 182 days, more than equals to 182 days in previous year, but he satisfy the second condition, that is satisfy the second condition. In this case 124 days in previous year, 23-24, and 366 days in last 4 previous year, immediately preceding the previous year. Previous year. So Mr. X is a resident. So Mr. X is a in India, resident in। इस तरह से किसी इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है। समझे कि नहीं? हाँ, अब सिमिलर तरीके से और भी 2 क्वेश्चन दिया गया था। अब 2 इजी क्वेश्चन था, जैसे मानो एक क्वेश्चन था, मिस्टर एक्स फॉरेन सिटीजन केम टू इंडिया फॉर 100 days every year since 2016-17, कैलकुलेट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है, बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकता है सर। मैं सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, बाकी लिखने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया ना। बार बार लिख के और मैं टाइम नहीं दूंगा, आप लोग खुद से प्लीज लिख लेना। सेटिस्फाई करे तो रेसिडेंट बोल देना, आर होगा तो आर बोल देना। अभी मैं आर कॉन्सेप्ट में आऊंगा, ठीक है?
लेकिन अभी जब तक आरओआर में नहीं आता तब तक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ही फाइंड आउट करो। अच्छा, अब मैं जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्या था, 100 डेज 2016-17 से आ रहा है, तो फटाफट एक काम करो ना आप लोग, एक फटाफट एक काम करो, एक फॉर्मेट बना लो ना। फॉर्मेट क्या है 16-17 से वो इंडिया में एवरी ईयर 100 डेज करके आ रहा है, ठीक है, एवरी ईयर। 16-17 में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होमवर्क। 16-17 में 100 डेज, 17-18 में 100 डेज, लग बे प्रीवियस ईयर हम्म 23-24 चलो ना, एक सेकेंड, प्रीवियस ईयर क्या था, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है, फिर भी मैं लिखाने के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं समझाने के लिए। 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, ठीक है, एवरी ईयर 100 डेज सर। हाँ, हर साल 100 दिन करके इंडिया में रहता है, हर साल 100 दिन करके इंडिया में रहता है, ये क्वेश्चन में दिया है। ये मेरा क्या है, पिक्चर है कि बंदा हर साल 100 डेज करके इंडिया में है। तो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 23-24 में कितना दिन है, तो 23-24 में 100 डेज है बोल के दिया आपको, और इसमें क्या मेहनत करना, और इसके पिछला 4 साल आपको चाहिए। 182 तो होगा नहीं, 180 तो होगा ही नहीं, तो प्रीवियस ईयर में 100 डेज आपको देखी दिख रहा है, और पिछले 4 साल में मैंने 22-23, 21-22, 20-21 एंड 19-20, इसमें 100, 100, 100, 100, कुल मिला के 400 दिन। रूल कहता है, रूल कहता है 60 एंड 365, जहां पर मेरा हो रहा है 100 एंड 400, तो रेसिडेंट है या नहीं है, हाँ, तो चुपचाप रेसिडेंट है, बस चुपचाप रेसिडेंट करना है, ठीक है, बस इतना सा। तो जो भी करोगे एग्जामिनर को भी इस तरह से दिखा देना, ये तुम्हारा माइंड मैप बन गया था और ये तुम्हारा कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, लिखना, इन द गिवन केस he satisfied the second condition, he lives in India in previous year 100 days and in 4 previous year immediately preceding the previous year 400 days, so he is a resident। इतना लिख सकते हो ना, ये बोलो सर। अभिजीत, अपना यस सर। वर्मन साहब, नील, तनोन, कोनिका, प्रिया, क्लियर तो सभी के? यस सर। अच्छा, और एक होमवर्क था, उसको भी करा देते हैं। मिस्टर एक्स केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 7 जुलाई 2020, 7 जुलाई 2020 को फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप लोग माइंड में बनाते हुए जब 7 जुलाई को आ रहा है तो 7 जुलाई 2020 लिखो और फिर उसका प्रीवियस ईयर फाइंड करो। फिर समझ गए ना क्या करने का बोल रहा हूँ, इस तरह से 7 जुलाई 2020 डेट वाइज लिखो ना, 7/7/2020, 7/7/2020, ये कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है, प्रीवियस ईयर किया बेटा 2021, मैंने स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2020 को, चल रहा है तो 2021 प्रीवियस ईयर हो गया। कब तक है इंडिया में, 4 जनवरी 2021, ये कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है, हाँ 2021, समझ गए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, he again came back to India as on 4 September, तो डेट दो 4 September 2022, 4 September 2022 and stay here till 12 June 2023, 12 जून 2023, तो 4 सितंबर 2022 माने कौन सा प्रीवियस ईयर, 22-23,
और 12 जून 2030 कौन सा प्रीवियस ईयर? 23, 24। बस इतना सा दिया था, नहीं वो पहले वाला क्वेश्चन का ही छोटा वर्जन था, ठीक है। एग्जाम में नॉर्मली इसी तरह का देता है, मैंने वर्जन इतना लंबा चौड़ा नहीं देता, बट फिर भी मैं करा दिया, आप लोगों को मैक्सिमम तक आदत रहे। कितना बार आना जाना है आजा, बाकी हम देख लेंगे। तो अब आपको देखना क्या है कि भाई कितना कितना दिन तक वो इंडिया में है, ठीक है। अच्छा, आपका प्रीवियस ईयर क्या है? मैंने कैलकुलेटिव मेन ईयर 23-24, दिस इज योर प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर आपको काउंट तो करना ही है, उसके साथ साथ पिछले 4 साल भी चाहिए। तो 23-24 के पिछले 4 साल भी लगा लो लाइन पे, मतलब जैसे मैंने आपको कैलेंडर लिखाया था उस तरह का कैलेंडर बना लो। माने 23-24 और इस तरह का कैलेंडर बने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से कर लो। समझे कि नहीं? एक फ्रेश पेज लेता हूँ। तो क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्या है मेरा? 23-24। पिछले 4 साल क्या होगा? 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, बस दे दो, ठीक है। पिछला 4 साल दिखाने के लिए दे दो, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, डैश दे देना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और टोटल, ठीक है। अब 19-20 में तो इंडिया में था ही नहीं, वो इंडिया में आया 7 जुलाई 2020 को। 7 जुलाई 2020 से 4 जनवरी 2021 तक कितना दिन होता है? तो जुलाई में वो कितना दिन रहा? पहले तो 20-21 का काउंट करना है। तो जुलाई में 7 तारीख आया, तो जुलाई का 7 तारीख मैंने जुलाई कितना दिन का है? बेसिकली 31 का है। 31 से 7 को माइनस करो, कितना होता है? 24 + 1 तो 25, तो इधर हो जाएगा 25, 20-21 का, ठीक है। जुलाई का 25, अगस्त में है इंडिया में, यस, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में, जनवरी में, जनवरी का कितना दिन? 4 तारीख चला जा रहा है, तो जनवरी का 4 दिन, फरवरी मार्च में नहीं है, फरवरी मार्च में नहीं है, तो टोटल करके टोटल के घर में काउंट करके बिठा दो। फिर वो इंडिया में कब आ रहा है? 4 सितंबर 2022 को, मैंने 22-23, 21-22 में इंडिया में है सर वो? 21-22 में इंडिया में वो है ही नहीं, 19-20 में भी इंडिया में नहीं है। 22-23 का कब कब आ रहा है फिर? 4 सितंबर, तो सितंबर में 28 डेज, मैंने सॉरी 30 माइनस 4 + 1, 30 - 4 + 1, 30 - 4 माने 26, और जिस दिन आता है उसको काउंट करते हैं। तो सितंबर का 27, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, समझे कि नहीं? अब 23-24 का टोटल करो और 22-23 का टोटल करो, सभी का टोटल करो, बस 23-24 का जो डेटा होगा उसको अलग रखना। 23-24 का जो डेटा है वो कितना है? 73 डेज है, और इसे अलग रखना सर। और ये बाकी का कितना है? इसका डेटा कत? এটা 209 है, और এটা 182, इसको अलग रख। तो 209 + 182 कितना होता है? रेसिडेंट, सेकंड रूल फुलफिल हो रहा है, फर्स्ट रूल नहीं, फर्स्ट रूल नहीं, सेकंड रूल फुलफिल हो रहा है। সবাই বুঝতে পারলো? तो क्या लिखना है? पूरा लिखना है एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, जैसे मैं लिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये फुलफिल दी
second condition, that is 73 days. He fails to fulfill first condition, that is 182 days, but he satisfies the second condition, that is 73 days and 391 days. So he is a resident. यही भावे लिखता, ठीक है? हाँ, वो जो प्रोविजंस ना, प्रोविजंस तो पूरा लिखता है. प्रोविजंस पूरा लिखना पड़ेगा सर, जो मैंने लास्ट दिन लिखा के रखा था. लास्ट दिन का क्लास एक बार देखना, लास्ट दिन पूरा लिखा के रखा था कि जो पूरा प्रोविजंस है, मैंने ये वाला वर्ड इसको लिखना पड़ता है. मतलब आंसर मैथ कराने के बाद आपको प्रोविजंस लिख के फिर क्वेश्चन का जवाब देना है. कि as per section 6 subsection 1, an individual is treated as resident if he or she satisfy any one condition out of two conditions, physically present in India for at least 182 days and present in India for 60 days and 365 days in that particular immediately preceding previous year. So in this case he fulfills the second condition. ठीक है, ठीक जैसे वो बचपन में थ्योरम नहीं लिखते थे, थ्योरम जैसे लिखते थे प्रूफ करने के लिए, वैसा ही लिखना पड़ता, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा. 2 नंबर रहेगा तो 2, 4 रहेगा तो 4. हाँ, yes. There is no shortcut to success. The road to success is always a long cut. शॉर्टकट वाला सक्सेस अगर कभी किसी को बाई चांस मिल भी जाता है ना, वो 2 दिन में खत्म भी हो जाता है. ताश के घर की तरह, ताश पत्ती से घर बनाओ या बालू से घर बनाओ, घर तो बन जाएगा, बट वो एक छोटा सा हवा से या एक छोटा सा लहर से खत्म हो जाएगा. इसलिए लॉन्ग कट ही होता है सर. तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना आइडिया तो मिल गया सर कि कैसे रेसिडेंट कैलकुलेट करते हैं. नाउ एक अनदर थिंग, अभी कहानी बहुत बाकी है. सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का ये पार्ट मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कराने का पूरा कोशिश किया. ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे. ये एक टॉपिक है इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया. ठीक है, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया in relevant previous year for employment or as a member of crew of Indian ship. ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है. इसके बारे में बात कर लेना चाहिए एक बार. 60 days रहता है, 60 days हम लोग 182 डेज देखते हैं. और एक है आपका दिस वन, इंडियन सिटीजन और PIO रिसाइडिंग आउटसाइड, और एडिशनल कंडीशंस है ROR वाला. और ये भी बताना है. पहले ये बता दें. अरे यार, पहले ROR वाला बता दें कि पहले इसको बता दें. अच्छा एक काम करो, चलो सेकंड कंडीशंस को बता दें. सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का एक प्रोविसो कहलाता है. इसको क्या बोलते हैं? प्रोविसो. प्रोविजन नहीं, प्रोविसो माने उसी के कनेक्टेड में एक पॉइंट है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया को लीव कर, ठीक है, किस पर्पस में? एम्प्लॉयमेंट के पर्पस में. ठीक है, या फिर किसी शिप का मेंबर बन के, क्रू मेंबर बन के. ठीक है, ऐसे होता है ना मर्चेंट नेवी में जो लोग काम करते हैं, वो लोग ऐसे आए दिन देश छोड़ के जाते हैं फिर आते हैं, ऐसा उनका चलता रहता है. मर्चेंट नेवी जानते हो ना? अरे जो जहाज बिजनेस के लिए सामान लेके जाते हैं आते हैं, मर्चेंट नेवी. तो इन लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या है? तो इनका बहुत सिंपल रूल है. ये जो 60 दिन वाला रूल है ना, देखो यहाँ पर क्या है. नॉर्मल केस में हम लोग क्या देखें, ये 182 डेज में भी रेसिडेंट हो सकता है और 60 एंड पिछले 4 साल और 365 दिन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी रेसिडेंट हो सकता है. दोनों में राइट दिया हुआ है, कोई भी एक फुलफिल होगा हो जाएगा. लेकिन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए या क्रू के मेंबर के हिसाब से. और एक चीज है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. PIO माने क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. ठीक है, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. माने कभी कभी विजिट करते हैं ना, चलो देश याद आ गया, थोड़ा घूम के आते हैं, बहुत खा लिया अमेरिका का हवा, अब थोड़ा इंडिया जाके देख के आते हैं. ठीक है, तो विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड हैविंग टोटल इनकम
एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, फॉरेन सोर्स का इनकम को एक्सक्लूड करके, अगर उनका इनकम 15 लाख से नीचे, फॉरेन सोर्स को छोड़ के लेस देन इक्वल्स टू 15 लाख या उससे नीचे है, तो भी आपके केस में ये दोनों रूल के लिए, मतलब 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 एंड 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, ठीक है, इन दोनों केस में ये 60 दिन वाला रूल नहीं रहता है। देखो दोनों में काटा हुआ, इनके केस में 182 दिन तुमको इंडिया में रहना पड़ेगा, सिर्फ यही होता है, अदरवाइज दे आर नॉट रेसिडेंट। मतलब इंडिया में अगर प्रीवियस ईयर में 182 डेज वो लोग है तो हम उनको इंडिया का रेसिडेंट मानेंगे, और अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं है तो वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा रूल, जो और वाला रूल है, वो इनके लिए लागू नहीं होता। इतना समझ में आया? आप एक क्वेश्चन करो और क्लैरिटी हो जाए। हाँ, इसीलिए तो गिन गिन के आएगा ना। जब भी आएगा तो इसी टैक्स की नहीं तो रेसिडेंशियल स्टेटस में सामने आ जाएगा, फिर कस्टम ऑफिसर पकड़ लेगा, ठीक है, फिर कस्टम ऑफिसर पकड़ लेगा, मतलब वो एयरपोर्ट पे भी हो सकता है, सी पोर्ट पे भी हो सकता है, ठीक है, उसका पूरा वीजा देख लेगा ना, कितना दिन था कितना दिन नहीं था, तो इनकम टैक्स का उतना नॉलेज कस्टम ऑफिसर को दिया जाता है, ऐसे ही कोई कस्टम ऑफिसर नहीं बन जाता, ठीक है। तो फिर उनका पूरा हिसाब किताब किया जाएगा, फिर अगर उनको लगेगा कि भाई इनका तो केस गड़बड़ है तो उनको रोक दिया जाएगा, फिर रोक के फिर पुलिस को बुलाया जाएगा, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर को बुलाया जाएगा, भाई इनका क्या अर्निंग रहा है, सब कुछ छानबीन करो, क्या कमाया इसने। मुश्किल कुछ नहीं है, रूल पता होना चाहिए, जो लोग आना जाना करते हैं उनको रूल पता होना चाहिए, और कुछ नहीं। तो इस तरह से ना क्या होगा सर, इस तरह से कभी भी कोई भी आएगा और अपनी मर्जी से जाएगा, कमाएगा, देश को कुछ मिलेगा भी नहीं, तो देश ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे अगर देश इंडिया जैसा हो, जो एक मिडिल इनकम इकोनॉमी है, अभी धीरे धीरे अपना पुराना जो इसका जो स्टेटस है उसको धीरे धीरे वो अपने बढ़ा रहे हैं। बेसिकली इतना दिन तो हम लोग ब्रिटिश के चमचा थे, कॉलोनी था, चमचा क्या सर, उनके दास थे, है ना, ब्रिटिश का दास थे। वो अलग बात है कि आजकल लोगों को सब लोग भूल गया है कि 70 साल पहले क्या हुआ था हम लोग के साथ, ज्यादा दिन नहीं है, 70-75 साल पुराना बात है, लोग ऐसा भूला हुआ है जैसे कुछ नहीं हुआ था। दो देश, मतलब देश को टुकड़ा करके दो अलग देश बन गया, एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान बन गया, फिर भी लोगों को अभी भी अक्ल नहीं है कि क्या हुआ था हमारे साथ। सब अपने मौज में, नहीं अपने मौज में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, इंसान को मौज में रहना चाहिए, बट मेरे मन में एक चीज होता है कि भाई आप भूलो मत कि आप कुछ दिन पहले तक गोरे लोगों का जूता साफ करते थे, वो लोग दिन दहाड़े गोली मारता था हम लोग, जालियानवाला बाग, पढ़े तो होंगे इतिहास में। वो लोग एक पीस मार्च कर रहा था, वो कभी अगर पंजाब जाओगे ना अमृतसर, प्लीज विजिट जालियानवाला, नदिया कैंसर, आपको बस रोना आएगा, सिर्फ रोना आएगा। वो जगह आज भी है, वो बंदूक का गोली आज भी पूरा एकदम स्क्वायर करके रखा हुआ है, मैंने पीस करके वो लोग रावला टाइम के अगेंस्ट में जस्ट एक पीस मार्च निकाला। ये ब्रिटिश ऑफिसर का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, आई थिंक जनरल डायर मे बी, ठीक है, दर 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 करके सबको गोली मारने का ऑर्डर दिया, और वहां पर 200-500 जितना भी लोग, नॉर्मल लेडीज बच्चा, दिन दहाड़े गोली, तो मतलब क्या है। बंगाल में तो बहुत हुआ है, बंगाल और पंजाब, ब्रिटिश के जमाने में सबसे ज्यादा अगर लाइफ लॉस, समाज व्यवस्था का खराब हालत सबसे भयंकर अगर हुआ है वो बंगाल में हुआ है और पंजाब में हुआ है, और पंजाब तोड़ के पाकिस्तान बना, बंगाल तोड़ के बांग्लादेश। इससे बड़ा दुख भरी कहानी और कहीं नहीं मिलेगा आपको, मतलब ब्रिटिश पीरियड का बात करो, बाकी और भी दुख भरी कहानी है, मुगल पीरियड में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, वो मुगल पीरियड है, मुगल पीरियड में बांग्लादेश में, मुगल पीरियड में तो दूसरा टाइप का हुआ। उस पर बात करेंगे तो अभी लोग जात पात का बात कर लेगा, बोले हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं करता। लेकिन जो हुआ है वो गलत तो नहीं है, जो हुआ है वो हुआ है, मारा गया है तो मारा गया है, इसका फैक्ट है, प्रूव है। अब इसको लेके कोई बोलेगा कि नहीं हिंदू मुस्लिम कर, कहाँ हिंदू मुस्लिम भाई, जिसका चाहता है उसको पता है, मतलब
इसके साथ जात पात का कोई मैटर नहीं है। मतलब ब्रिटिश लोगों ने मारा, वो लोग तो क्रिश्चियन, तो क्या हम लोग हिंदू क्रिश्चियन बोलते हैं? कितना गजब सोचा देखो, जब ब्रिटिश मारते हैं तो ब्रिटिश मार, तो क्रिश्चियन नहीं मारा, ठीक है। लेकिन जब मुगल मारा है तो मुस्लिम मारा है। ये कहां से? गलत तो गलत होता है। अच्छा, हिंदू भी अगर कभी किसी को मारा है, ऐसे इसका प्रूफ बहुत कम है, ना के बराबर। हिंदू कभी किसी को मारा ही नहीं है इस तरह का, देखा जाए तो अगर हिंदू मारा है, मतलब हम लोग, ये इतिहास भारत गवाह है कि भारत कभी भी किसी पर्टिकुलर कंट्री को एक्विज नहीं किया। हम लोग जब भी पावरफुल थे, कभी भी प्यार से लोग हमारे से जुड़ा है, हमारे संस्कृति को लिया। जैसे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का नाम इंडोनेशिया क्यों है? इंडियंस का एशिया, दैट्स वाई इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में उतरोगे, चारों तरफ से रामायण दिखेगा। कभी अगर जिंदगी में मौका मिले, लेकिन इंडोनेशिया में 90% लोग मुस्लिम हैं। लेकिन फिर भी आज भी इंडोनेशिया के रेडियो में सुबह सुबह, जैसे हमारे यहाँ पर रेडियो में काली गान होता है ना, भगवान का गाना होता है ना, इंडोनेशिया के रेडियो में हर दिन सुबह रामायण होता है। वो बेसिकली कल्चरल प्रभाव, कि भाई हमें अच्छा लगता है, हम इसलिए यूज करते हैं, किसी को मारपीट दंगा करके नहीं। फिर जिस दिन उन लोगों को मन हुआ वो इस्लाम हुआ, तो क्या हुआ? अब फॉलो करते हैं इस्लाम। तो क्या हम लोग उस पर लड़ने गए कि भाई तुम लोग क्यों इस्लाम हुए, चलो फिर से हिंदू हो जाओ? अगर प्यार से होगा होगा, वो अलग बात है। बात समझ रही है? मैंने क्या गजब बात है। ब्रिटिश मारा तो हम लोग हिंदू क्रिश्चियन नहीं करते, लेकिन मुस्लिम मुगल मारेगा तो फिर बात करो नहीं, मुस्लिम। जब लोग इतिहास को लेके बात भी नहीं कर सकते, ये कहाँ का? फैक्ट्स को उठाओ। अजय माओवादी लोग, जो माओवादी लोग समझते होंगे, माओइस्ट पीरियड में नक्सलाइस्ट, ये लोग अगर जाति देखो तो ज्यादातर हिंदू है। ये लोग भी तो आम आदमी को, पुलिस को, बच्चे लोगों को मारता है, जंगल में रहते हैं, टेरर है। छत्तीसगढ़ का 14 डिस्ट्रिक्ट माओइस्ट प्रोन है। उड़ीसा का 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल का 2 डिस्ट्रिक्ट माओइस्ट प्रोन है। छत्तीसगढ़ का बस्तर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर तो दिन दहाड़े माइन लगा रहता है, माइन्स। मतलब तुम जाओगे उड़ जाओगे। मतलब गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पा रहे अभी, सोच भी नहीं सकते कि छत्तीसगढ़ कहाँ है। यहाँ से ट्रेन में चढ़ोगे, सुबह चढ़ोगे, शाम को पहुंच जाओगे छत्तीसगढ़। अब टेररिस्ट का कोई जाति नहीं होता, ये बात सबसे पहले समझना पड़ेगा। टेरर टेरर होता है, उसको धर्म से, जाति से कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। कोई भी मारे, कोई भी पीटे, कोई भी मरे, कोई भी मारे, लेकिन हम लोग फालतू में जात पात धर्म को, गलत को गलत बोलो। चलो, ले, तेरा भी बीच बीच में ना ये सब गर्म कर देता हवा को। फिर मैं सिंपल रखने का ही कोशिश करता हूँ बस। बोलता हूँ बच्चे लोगों को कि बच्चा लोग आजकल ना भूल जाता है। फिर कल चाइना अटैक करेगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पाने के लिए ना चाइना बैठा हुआ है। जिस दिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अगर भारतीय का तो हालत ऐसा ही है, हम लोग तो बस अपनी मस्ती में मजे रहते हैं। जिस दिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के हाथ से अगर बाई चांस इंडो चाइना वॉर में चला जाएगा, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, उन्हें आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश गया, खत्म। और देखा है ना, वो लोग दिखाते नहीं है। वो लोग ऑलरेडी भूटान को अटैक करके रखा है, भूटान का जगह हड़प रहे। अब भूटान का राजा अगर सरेंडर कर देता है, तो भूटान के नीचे ही है सिलीगुड़ी। भूटान के जस्ट नीचे ही फुट सिलोंग बोले की जगह है, फुट सिलोंग ऐसे की नाम है, वही सिलीगुड़ी कट है। बस वो जगह अगर बाई चांस वार में किसी कारण से, और वो होगा तो बस इंडियंस के वो नींद के कारण ही हो सकता है, हम लोग का जो ये जो एटीट्यूड है, ठीक है, कॉन्सियसनेस ना होने के कारण, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट हमसे गायब, फिर मारपीट, फिर दंगा, फिर झमेला, फिर मानो 200 साल चाइना का राज हो जाए। फिर अगर हम लोग उसको जाके लेने का कोशिश करेंगे तो बोलेगा पुराना गड़ा मुद्दा मत उखाड़। लोग यही बोलते हैं ना, इतिहास में कुछ भी गड़बड़ हो गया है, अब जब बात होता है तो बोलते हैं पुराना बात को क्यों खींच रहा है। मानो कि आज बाई चांस कभी ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट छीन जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में जाके चाइना बस जाते हैं, और फिर वहां के लोगों को हम लोग बाद में अगर अटैक करते हैं, जब हम लोग पावरफुल हो जाएंगे, तो फिर क्या बोलेंगे कि ये खराब हो रहा है। अब ऐसे ही इतिहास को भुलाते रहे, तो फिर एक दिन देखे कि भारत बचा ही नहीं। चलो, आप लोग भावुक हो जाते हैं।
गुस्सा भी करते हो कभी कभी। इन द फॉलोइंग सिचुएशन 60 days of condition B will be substituted by 182 days। ठीक है, क्या क्या सिचुएशन है लिख लो फटाफट। An Indian citizen leaves India, ये तुम पूछ रहे थे ना आरडी क्लास में कि सर अगर कोई जॉब लेके चला जाता है, वही बात है। एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पर्पस ऑफ जॉब लेके अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, अफ्रीका चले गए। अफ्रीका तो अभी भारत का ही हो गया, चारों तरफ जो भी शहर में जाओ आपको सिर्फ इंडिया नजर आए। अफ्रीकन लोग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान वही देखता है, वो लोग हिंदी मूवी देखता है। नहीं, वो कुछ यूट्यूबर्स है, वो ब्लॉग बनाता है ना, कोई भी शहर में जा रहे हैं सब अफ्रीका में, सब जिधर देखो इवन वो लोग सब्जी का नाम भी नहीं जानता, क्योंकि वहां पर वो लोग अफ्रीकन लैंग्वेज में बोलेगा तो लोग समझेगा नहीं। तो एक यूट्यूबर वीडियो के पूछ रहे कि ये क्या है, करेला दिखा के, तो बोलते दिस इज करेला। बोले वो तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तुम्हारा क्या नाम है बताओ। मैंने हम लोग भी करेला ही बोलते हैं, मैंने वो अपने अपने इंग्लिश में आधा टूटा अफ्रीकन इंग्लिश में बोल रहे हैं, वी ऑल्सो कॉल करेला। An Indian citizen leaves India for the purpose of employment. बी सॉरी, सी पी ए के बाद सी आ गया। An Indian citizen leaves India as a crew member of Indian ship. Crew member of Indian ship. Point C. An Indian citizen or PIO माने person of Indian origin। इसमें भी मैं फिर से थोड़ा जात पात करूंगा, नहीं कंट्रोवर्सी नहीं है, सीखने वाला बात है, जानना चाहिए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, देखो आप लोग ना मेरे को गलत मत समझना, मैं जात पात नहीं करता, बस रेलिवेंसी में जब भी जो होता है हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाता है तो मुझे बोलना पड़ता है। अब ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इसमें मैं आपको दो बात कहना चाहता हूँ। ये देश टूट के, ये देश कब टूटा, बोलो कब टूटा देश, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश कब बना, 1947। अब 1947 के पहले, ध्यान से सुनना, बिफोर 1947 अगर कोई, अच्छा 1947 में जो पाकिस्तान में रहता था वो भी इंडियन था, 1947 में जो बांग्लादेश में रहता था वो भी इंडियन था। मैंने मानो कि कोई कराची में रहता था, कोई लाहौर में रहता था, इस्लामाबाद तब था नहीं, इसलिए मैं काट दिया, ठीक है, गुस्से में ही काटा। इधर मानो ढाका, ठीक है, ढाका था। ढाका क्या है, ढाकेश्वरी माँ दुर्गा का रूप है ढाका। नाम को कहाँ चेंज करोगे भाई, नाम में तो पहचान छुपा हुआ है। ये जो लाहौर है, ये लव का शहर है, लव माने राम का बेटा लव। इस शहर का नाम था लाबोल, उसको कर दिया लाहौर। इस्लामाबाद के पास एक जगह है तक्षशिला, ये देखो तक्षशिला दिख रहा है, ये अभी हिस्टोरिकल साइट है, यूनिवर्सिटी था। ये राजा तक्ष है, तक्ष, TAKSH तक्ष, अभी इंग्लिश में तक्षशिला बोलते लोग। राजा तक्ष लव कुश का किसी का बेटा था, उसका राजधानी था तक्षशिला।
और ये रावलपिंडी, ये बप्पा रावल का जगह है। बप्पा रावल जानते हो बप्पा रावल कौन है? बप्पा रावल महाराणा प्रताप का परदादा थे। महाराणा प्रताप को जानते हो ना सर, जो अकबर को हमेशा चुनौती देता था, कभी सामने नहीं आया अकबर उसके सामने। अकबर के मतलब महाराणा प्रताप जो एकदम पावरफुल थे, एकदम फ्रीडम फाइटर थे सर, वो पहला फ्रीडम फाइटर माना जाता है जो विदेशियों को रोकने के लिए पूरा कोशिश किया था। उसका परदादा थे बप्पा रावल। ये रावलपिंडी उनके नाम पे है। इसलिए तो आप लोगों को थोड़ा फैक्ट चेक करा, ऐसे मैं अगर बोलने बैठूंगा तो इसी के ऊपर 100 क्लास हो जाए। इसलिए लेकिन क्या है ना, थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ क्योंकि कॉन्सिस्टेंस बढ़ाने के लिए। आप लोग जानो, लोग जानते नहीं है और मैं फैक्ट्स के साथ बात करता हूँ। वो सब हाँ हाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं, जो भी है फैक्ट्स के साथ है। आप चाहो तो गूगल करके जहां जाके लाइब्रेरी में जाके नेशनल लाइब्रेरी में चले जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ो। ठीक है, चिड़ियाखाना के पास है नेशनल लाइब्रेरी। उतना नहीं जाना है, गूगल करो मिल जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान बांग्लादेश का बात क्यों किया? 47 से पहले ये भी इंडिया था, ये भी इंडिया था। ठीक है, तो 47 से पहले जो भी भाई साहब लोग इंडिया छोड़ के, जैसे एक एग्जांपल, चलो एक बढ़िया एग्जांपल, मजा आ गया। इंग्लैंड का करंट प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ, कोई बताएगा मुझे? कौन अभी यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। वेरी गुड सर। ऋषि सुनक का अगर तुम थोड़ा सा उसका बायोग्राफी देख लोगे, ये इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, तो ये इंडियन ओरिजिन तो है, लेकिन इसका माँ पापा भारत के पंजाब से थे। ठीक है, लेकिन बिफोर पार्टीशन ये लोग पंजाब से चला गया था, पंजाब से चला गया था साउथ अफ्रीका। फिर साउथ अफ्रीका से वो लोग इंग्लैंड में गए और फिर उसका जन्म हुआ। फिर वो वहां पर पढ़ा लिखा गया। फिर जब हमारे बेंगलुरु से अपना इंफोसिस का जो ओनर है, ठीक है, नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति का बेटी जब इंग्लैंड में पढ़ने गया उनके दादा के पास रह के, तो वहां पर ऋषि सुनक के साथ मिला। फिर नारायण मूर्ति के बेटी के साथ ऋषि सुनक का शादी हुआ। अभी ऋषि सुनक इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है और अपना इंफोसिस इंडिया का, इवन वर्ल्ड का टॉप आईटी सेक्टर कंपनी है। तो ये कोइंसिडेंस है, कुछ भी हो सकता है। ना क्वेश्चन इज दैट कि ऋषि सुनक का फैमिली पीआईओ है, माने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। लेकिन मानो कि अगर वो पंजाब से ना मानो कि उनका पंजाब का जो घर है वो अगर पाकिस्तान वाले पंजाब में भी होता, अगर 47 से पहले का होता, तो भी वो इंडियन ओरिजिन माना। लेकिन अगर 47 के बाद कोई पाकिस्तान से निकला है, तब वो इंडियन नहीं है, तब वो पाकिस्तान ओरिजिन हो जाएगा। या अगर बांग्लादेश से निकला है तो बांग्लादेशी ओरिजिन हो जाएगा। ये सिंपल बात है। लेकिन अगर बिफोर 1947 कोई भी बंदा, जो आज का पाकिस्तान, उस टाइम आज का बांग्लादेश, उस टाइम पे इंडिया, तो उसे भी हम लोग पीआईओ बोलते हैं। और बाद में जब देश पार्टीशन हुआ, तो वो बंदा जो फॉरेन चला गया था, ध्यान से सुनना बात, वो करेंट इंडिया में कहीं ना कहीं अपना प्रॉपर्टी खरीदा था या फिर रहने का जगह बनाया था, तभी वो इंडिया में आता होगा, नहीं तो क्यों आए? मतलब जिसने पाकिस्तान को अपना देश नहीं, बांग्लादेश को भी अपना देश नहीं, इंडिया को ही अपना देश माना था। वो भले ही बाहर चला गया था, पर वो इंडिया को ही अपना देश माना था और इंडिया में अपना रहने का जगह कहीं ना कहीं रखा था, तभी वो साल आदमी एक बार आता। भले ही उनका जन्म पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान में हुआ होगा, मे भी कराची में, मे भी ढाका में, मे भी एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान या बांग्लादेश में बिफोर 19, पर उसे भी हम लोग पीआईओ। समझ में आ गया? हाँ, देखो सर, ये सब इतिहास से कितना कनेक्टेड पॉइंट्स है। अब अगर मैं इतिहास थोड़ा सा भी ना बताऊं तो फिर समझ में कैसे आए? तो इंडियन सिटीजन और पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिसाइड आउटसाइड इंडिया, कम टू इंडिया फॉर विजिट, कम टू इंडिया। ठीक है, इन सभी के केस में 60 दिन नहीं रहेगा, सारा का सारा खेल 182 डेज में शिफ्ट हो जाएगा। एक होमवर्क देता हूँ, घर पे ट्राई करके नेक्स्ट दिन दिखाना। मिस्टर एक्स एंड
इंडियन सिटीजन appointed as taxation officer in a government of तंजानिया। जानते हो तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है। तंजानिया ब्रैकेट में लिख दो अफ्रीका, अगर किसी को पता नहीं है तो, ठीक है। तंजानिया इन अफ्रीका, ठीक है। तो मिस्टर एक्स एन इंडियन सिटीजन अपॉइंटेड एज ए टैक्सेशन ऑफिसर इन ए गवर्नमेंट ऑफ तंजानिया, अफ्रीका। लीव्स इंडिया, मैंने भारत छोड़ के गया, लीव्स इंडिया चौबीस चल से तो 22 नहीं लगेगा, 27 सितंबर 2022 for joining the job. Mr. X come to India for 181 days during previous year. तेईस चौबीस 23-24 calculate residential status of Mr. X. इसमें दो चीज कैलकुलेट करने के लिए बोलूंगा। प्रीवियस ईयर 23-24 तो करना ही है, प्रीवियस ईयर 23-24 तो करना ही है, एंड PY 22-23 उस डेट में भी उसका क्या रेसिडेंशियल स्टेटस होता है ये भी बताना, ठीक है। ये होमवर्क है, रूल तो पता ही है, तो घर में कैलकुलेट करना, नेक्स्ट दिन मुझे दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ROR R नॉट कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। कौनटा ना ROR कैलकुलेशन ऐसे होता है, अभी मैं कराऊंगा नेक्स्ट दिन। इसका दो कंडीशन होता है, 730 डेज एंड 10 प्रीवियस ईयर्स में 2 प्रीवियस ईयर। 10 বছরের মধ্যে 2 বছর টানা থাকতে হবে এরকম না, 10 বছরের মধ্যে 2 বছর रेसिडेंट होते হবে। रेसिडेंट होने का मतलब क्या है कि ये 182 या फिर 60 डेज वाला कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना है, 10 साल में कोई भी 2 साल, और 7 साल में ओवरऑल 730 दिन इंडिया में रहना है, और ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करना है, तो जाके आप ROR होगे, नहीं तो नहीं। कोई भी एक करेगा दोनों में, दोनों ही नहीं करेगा तो ROR हो जाओगे, दोनों ही फुलफिल होगा तो ROR कहना। डोंट वरी, नेक्स्ट दिन क्वेश्चन करेंगे, रूल तो अभी बता दिए एक बार, नेक्स्ट दिन क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज है यहाँ पर, वो भी नेक्स्ट दिन क्वेश्चन में कराएंगे, सुन लो थोड़ा सा। मानो कि जैसे यहाँ पर इंडियन सिटीजन और PIO का नॉर्मल केस अभी देखा ना हम लोगों ने, अगर मानो कि कोई आउटसाइड ऑफ इंडिया में रहते हैं, मैंने इंडियन रेसिडेंट PIO वाला, लेकिन वो इंडिया में कभी कभी विजिट करने के लिए आते हैं, जैसे अभी ये केस बताया, लेकिन उनका इनकम फॉरेन सोर्स को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में इनका रूल क्या हो जाएगा, ये जो 182 डेज वाला रूल तो है ही, ठीक है, इसके साथ साथ ये जो 60 दिन वाला रूल था ना, वो 60 दिन वाला रूल चेंज होके 120 डेज हो जाए, माने 60 की जगह 120, माने और वाला केस, और वाला केस में 60 की जगह 120 हो जाए, बाकी वो 365 दिन और 4 दिन इमीडिएट 4 साल में 365 दिन सेम टू सेम रहेगा, बस ये 60 चेंज होके 120 हो जाएगा अगर उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा हो तो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। और अगर मानो कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे,
अगर माने कोई डीम रेसिडेंट हो जाता है, इंडियन सिटीजन हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स ग्रेटर देन 15 लाख ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। माने किसी दूसरे कंट्री में उसको टैक्स देने का कोई मतलब लाइबिलिटी नहीं है। तो ऐसे हालत में नॉर्मल कोई भी डीम रेसिडेंट हो जाएगा वो, उसका ना तो 182 डेज देखेंगे और ना ही उसका 60 डेज कुछ देखेंगे। वो बाय डिफॉल्ट अर्नर, माने बेसिकली इसका क्या है कि वो इंडिया से किसी तरह से इनकम कर रहा है, मतलब उसका इंडिया कनेक्शन बन जाता है। इसके बारे में भी डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे सर। इंडिया कनेक्शन माने ना तो वो पीआईओ है, ना तो वो इंडियन सिटीजन है, लेकिन उसके बाकी किसी कंट्री में कोई इनकम टैक्स का मैटर नहीं है, और वो इंडिया में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और वो अर्नर कैटेगरी में बाय डिफॉल्ट अगर पड़ जाता है तो फिर उसको इंडियन इनकम में टैक्स देना पड़ता है। मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, समझाऊंगा डिटेल्स में बोलूंगा तो क्लैरिटी मिलेगा, अभी अटपट डाल रहे, ठीक है? समझ में आ रहा है ना सर? प्लीज करना ही पड़ता है सर, नहीं तो देश नहीं चल पाएगा सर। हम ही लोग वोट नहीं देंगे। खराब ये लगता है जब इतना मेहनत का पब्लिक का पैसा कोई गवर्नमेंट लूटता है, ये खराब लगता है। लूटो मत यार, है ना? लूटने से खराब, ठीक है? लूटो, ये बहुत, हाँ। ठीक है सर, चलो बाय। हाँ, कल मिलते हैं, कल कल जीएसटी क्लास है ना? सर ओके सर। हाँ विक्रम बोल। आज शाम को, आज की छुट्टी नहीं ना? नहीं नहीं, आज नहीं। हाँ विक्रम बोल। কি হলো? কেউ একটা কিছু বলছিল। হ্যাঁ বিক্রম। बाय सर। ও ভাই স্যার, আচ্ছা। কেউ কিছু বলছে কি আর? Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। Bye, sir. বাই স্যার, বাই। বিক্রম আওয়াজ পাচ্ছি না, কিছু বলছিস বোধহয় তুই। মেসেজ কর, মেসেজ কর, কিছু আমি শুনতে পাচ্ছি না।